क्लैरिटी रहती है ना जब अपने को, तो हमें ये चक्कर नहीं रहता कि हमें टाइम कितना लग रहा है। मैं अपने बोर्ड की बात करूँ 12th की, देखो 10th में मुझे टाइम का बहुत शॉर्ट रहा था, मतलब ऐसा था क्योंकि उन दिनों शायद हमारी स्पीड वगैरह होती नहीं है, जो भी है हमारे पहले रहता है, और पता नहीं क्यों क्वेश्चन मुझे 10th में ज़्यादा भी लगते थे कि ज़्यादा आते हैं, जो भी है। 12th में मैं इस बारे में बहुत सचेत था पहले दिन से ही, 12th में घुसते ही, कि भाई टाइम का बहुत चक्कर पड़ता है और उससे भी 2 बुकें ऐसा रहता है। तो इतनी प्रैक्टिस करनी होती है, या की थी मैंने, मतलब करते हैं। मेरा पेपर 1.5 घंटे पहले हो गया था, सच में मुझे खुद यकीन नहीं आया, 1.5 घंटे पहले। और वो भी बताऊँ कैसे, मैं आपको एक और बात बता दूँ कैसे। चाहते हो सर किसी ने इंडिविजुअल चैप्टर को पकड़ो, सोचो, मुझे बस सिर्फ टाइम चाहिए, टाइम, मुझे भी ये चाहिए बस। मुझे कोई बोल दे कि भाई आप ना फ्री होके पढ़ाओ, अपने टाइम से पढ़ाओ, फिर देखो कैसे समझ में आती है चीज़ें। रिस्ट्रिक्शंस यही होते हैं, ठीक है ना। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स का सीबीएसई की तरफ से 2024-25 के लिए दिया गया सैंपल पेपर है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सैंपल पेपर में आपके मन में काफ़ी सवाल आते हैं कि सर सैंपल पेपर से क्वेश्चन क्या आते हैं, क्या ऐसा क्या है क्या नहीं है। देखो, ये सैंपल पेपर जो रिलीज किया है सीबीएसई ने किया है, जो कि आपका बोर्ड पेपर कंडक्ट करने वाली जो कंडक्टिंग बॉडी है उसने किया है। आपके अड़ोस पड़ोस की दीदी भैया ने या मैंने, ऐसे लोगों ने नहीं कर रखा, मतलब नॉर्मल नहीं कर रखा किसी ने। जो अथॉरिटी है, जिसके पास ये पावर होती है बोर्ड एग्जामिनेशन को बनाने की, कंडक्ट करने की, वही आपको पेपर देना है। तो कहीं ना कहीं वो समझाना चाह रहे हैं कि उनकी मेंटालिटी क्या चल रही है, वो किस तरह की चीजें चाहते हैं आपसे, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। तो एक आइडिया लेने की यहां से हो रही होती है। अगर आपने अभी सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं भी किया, या आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं भी हुई है, तो भी मैं कहता हूं अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है, बहुत ज्यादा। अगले 2 महीने बाद मेरे से मिलकर पूछोगे तो फिर मैं बोलूंगा डेफिनेटली कि अब टाइम जा चुका है। लेकिन अभी के समय अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जीरो से भी, स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे हो, नीचे कमेंट में बताओ कि सर मुझे एक चैप्टर भी नहीं आता। हम स्क्रैच से चीजें स्टार्ट करेंगे सारी की सारी, अदरवाइज फिर मैं अपने हिसाब से, जैसे मेरे साथ बच्चे चल रहे हैं शुरुआत से, वैसे करवाता हुआ चलूंगा। ये पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? देखो, इससे आपको ये समझाने की कोशिश हो रही है कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, या आपने जो चैप्टर पढ़ा है, आपने पढ़ा कैसे है और क्वेश्चन बनते कैसे हैं, वो आपको समझाया जाएगा यहाँ पर। कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो आपने नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है आपका 70% ही भी सिलेबस हुआ, तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन वो क्वेश्चंस जो आप पढ़ चुके हो, जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो, उनके क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहे हैं, तो वो एक चिंता का विषय रहेगा। अभी फिलहाल ये स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, सेक्शन ए को देख रहे हैं। चलिए, सेक्शन ए में सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में बताया गया, क्लास 12 41 कोड नंबर है। क्वेश्चन में 38 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ABCDE 5 आपके पास वो है। पहले क्वेश्चंस जो 1 से 18 तक है MCQ टाइप है, 1 नंबर के। बाकी 19 और 20 जो है वो असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, वो भी 1 नंबर के हैं, यहीं कहीं पे बताया गया है इस बात को। उसके बाद सेक्शन बी जो शुरू होता है 21 से 25 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एक है। सेक्शन सी बेसिकली 3 मार्क्स का ईच है। सेक्शन डी बेसिकली 5 मार्क का ईच है, और सेक्शन ई में 4 मार्क का ईच है। और ये स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी सॉरी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि थोड़े लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। देखकर आपको आइडिया लगाना होता है, बहुत ईजी होते हैं, उसमें कोई आपको घबराने वाली बात है नहीं, ठीक है। वैसे तो कोई चॉइस नहीं है, लेकिन इंटरनल चॉइसेस आपको मिल जाएंगी, और बाकी सारी बातें हम आगे पे समझ लेंगे। एक बार हो सके तो उसे पढ़ भी लेना आप, जो यहाँ पर लिखा हुआ। स्टार्ट करें सेक्शन ए के साथ, बहुत प्यार से करने की हो रही है। मैं सिर्फ यहाँ पर इसलिए नहीं आ रखा कि आपको क्वेश्चंस करवा दूं, ये सब काम तो मार्किंग स्कीम भी कर लेगी। मेरा मोटिव है कि इसके इर्द गिर्द की जो कुछ बातें आपके साथ हो सकती हैं, वो पॉसिबल बातें आपके साथ डिस्कस करूं, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता था, और उसी बहाने कम से कम कॉन्सेप्ट भी बिल्ट हो जाए अपना। और मैं मान के भी चल लेता हूं कि आप लोग वो स्टूडेंट है जो मेरे से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको हमारी सारी बातें क्लियर भी हैं, बेसिक्स वगैरह, तो वो एक बार रिवाइज हो जाएंगे। अगर पहली बार देख रहे हो मुझे, तो ढंग से देख लो एक बार, क्योंकि मुझे अब पता है, मुझे आप एक बार देख के मुझे दोबारा तो देखोगे नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब तो आप करते ही नहीं ना। हाँ चलो ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 1 to 18 की हम बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन। और ये ना मतलब हर बार का है, आप बोर्ड एग्जामिनेशन कभी भी उठा के देखो, हर बार एडजॉइंट ऑफ ए पर क्वेश्चन बनता है उसकी प्रॉपर्टी पर। आज मैं चाह रहा हूं कि आपको प्रॉपर्टी एक बार तरीके से एक बार सॉल्व करवा के समझा दूं, ताकि आपको बार बार का चक्करबाजी हट जाए। कभी भी क्वेश्चन बनता है एडजॉइंट ऑफ ए से, इनवर्स ऑफ ए से, इस तरह की चीजों से, देखो कैसे सॉल्व करना होता है। अब आपको ये लगेगा कि सर ये तो एनसीईआरटी के बाहर है, एनसीईआरटी में तो ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन यही तो खूबी है। एनसीईआरटी के बाहर की मैं एक भी इलॉजिकल बात नहीं कहूंगा जो एनसीईआरटी के बाहर कहूंगा। देखो स्टिल ये क्वेश्चन वहां नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे होगा अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो। दिखाता हूं कैसे। क्या डियर स्टूडेंट्स, आप कुछ बातें जानते हैं क्या जैसे आप ये सिंपल सी बात जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए को अगर आप डिवाइड कर देते हो डेट ऑफ ए के साथ। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? बिल्कुल सर, हम इस बात से एग्री करते हैं, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इसके बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ डेट ऑफ ए और प्लस करके एडजॉइंट ऑफ ए का डेट, ये कितना होगा। अब अगर आप सोचने की कोशिश करो यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है नेक्स्ट स्टेप। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो गया डेट ऑफ ए के साथ एडजॉइंट ऑफ, क्या मैंने गलत कहा? नहीं सर। अच्छा ये तो बहुत बेसिक है ना, ये तो समझते हैं ना, ये तो बिल्कुल फॉर्मूला एनसीईआरटी में गिवन है। उसके बाद हम यहां पहुंच सकते हैं अगले स्टेप पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब मैं एक काम करता हूं, मैं कह रहा हूं इफ आई एम
प्री मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर, आराम से करो, बिंदास होके, हम आपके साथ हैं। ऐसी आवाज आ रही मुझे आप लोगों की। ये अगर मैंने इसको ए से, सिर्फ ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, देखो एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा। जैसे ही मैंने ए से इसको मल्टीप्लाई किया, कितने लोग हम जानते हैं कि ए ऑफ ए इनवर्स बराबर आई होता है? अरे भाई बहुत बेसिक बात है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, ये भी बहुत बेसिक है। इसका मतलब ये जो चीज है, दिस विल बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स डेट ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो रही है, देखो आराम से देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डेट ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो रही है, एंड दैट इज गिविंग यू एडजॉइंट ऑफ ए, ये मिल रहा है। और आप यहाँ, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दिस, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है। यहाँ पर गलत कह रहा हूँ क्या सर? आप गलत कह रहे, ऐसा कह रहे क्या आप यार? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मिला, तो ये जो चीज है आपको समझ में आ रहा है, दिस इज अल्टीमेटली इक्वल टू आई ऑफ डेट ए। अच्छा, डेट ए क्या होता है? डेट इज जस्ट अ नंबर। आराम से लेक्चर्स देखे ना मैंने, कितने प्यार से बता रखे सारे कॉन्सेप्ट, तो उसके आगे ऐड हो गई आज की बात। कोई चाहे डायरेक्ट रिजल्ट याद कर ले, लेकिन क्यों करेंगे भाई हम? हमें ये पता है, हम बार बार करके देख लेंगे, चलेगा। धीरे धीरे एक नौबत ऐसी आएगी कि हमें पता चल जाएगा कि जब मैट्रिक्स अपने एडजॉइंट से मल्टीप्लाई होती है तो डेट ऑफ ए इंटू आई देती है। अच्छा, डेट ऑफ ए क्यों नहीं देती? क्योंकि ये तो मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर आप सिर्फ डेट ए लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डेट ए तो नंबर होता है सिर्फ एक, तो हमें एक मैट्रिक्स चाहिए, तो नंबर को जस्ट उससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स टाइप की बन जाएगी, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स आ जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ रहे, चलो अभी। तो कुल मिलाकर के ये जो चीज है इसके इक्वल हो गई और ये चीज इसके इक्वल हो गई। यानी अगर आप समझने की कोशिश करो, आई डेट ऑफ ए का मतलब क्या होगा? आई डेट ऑफ ए का मतलब ये होगा कि ये मैट्रिक्स की शक्ल बता रही है कि 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये आई 3 इंटू 3 का होना चाहिए। यानी अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि 1 है 0 है 0 है 1 है 0 है 0 है 0 है 0 है 1 है, इस तरह से, एंड दैट इज मल्टीप्लाइंग विद डेट ऑफ ए। यानी ये चीज इसके इक्वल है, एंड दैट होल थिंग इज इक्वल टू ये 2025 0 0 2025, फिर 2025 समझ लो 0 0 0 2025 यहां पे लिखा हुआ है, ऐसे करके एक बारी के लिए समझो। तो दिस थिंग इज जस्ट इक्वल टू दिस वन। अब आप समझो, डेटे जब इससे मल्टीप्लाई होगा यहां कैप्चर हो जाएगा, डेटे यहां चल जाएगा, डेटे यहां चला, अल्टीमेटली डेटे इज इक्वल टू 2025। वाह यार सर, मजा आ गया। ठीक है, हाँ, ये कोई वैसी वाली क्लास नहीं है कि जिसमें हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। मैं फिर भी आपको डिटेल में समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिटेल की भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि हमें मैट्रिक्स का कुछ ABCD नहीं पता, हम आगे देखने क्वेश्चन, तो थोड़ी दिक्कत होगी। देख लो ना एक बार, वन शॉट करा रखा आराम से, उसके बाद आ जाओ, नहीं होता तो मुझे बताओ। तो कंपैरिजन वगैरह से एकदम समझ में आ रहा है कि डेट ऑफ ए बराबर 2025। सर कितने ब्यूटीफुली बताते हो सर आप, थे कहां आज तक? ऐसा बोल रहे हो आप लोग, चलो कोई बात नहीं, बोलते रहो। अच्छा, अगली बात क्या है? अगली बात हमें ये फाइंड आउट करना है कि डेट ऑफ ए प्लस ऑफ एडजॉइंट ऑफ प्लस ऑफ डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ कितना होगा। तो एक काम तो हमें समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल जाती मजा आता, इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी, उसमें क्या बड़ी बात है। चलो इधर आ जाओ। क्या आप लोग जानते हो कि अभी फिर से मैंने वही बात करता हूं जो मैंने ऊपर लिखी है, आराम से, क्योंकि वही मेरा बेसिक फॉर्मूला है भाई। मैंने एनसीईआरटी जब पढ़ी थी, मैंने उसके अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता एनसीईआरटी में, एक ही फॉर्मूला दिया बस, उससे ही डिराइव हो रहे हैं, उससे ये डिराइव हुआ। भले ही आप हो सके तो याद कर लो फ्यूचर में, या प्रैक्टिस करते रहो, चले जाएगा। अदरवाइज इस चीज को आप बोल सकते हो कि ए इनवर्स इज बेसिकली मल्टीप्लाइंग डेट ऑफ ए, और ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब मुझे डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो दोनों तरफ डेट अगर एक बारी के लिए ले लेता हूं, बुरा ना माने तो, अगर मैं ले लेता हूं एक बारी के लिए एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने डेट ले लिया दोनों तरफ, इस तरफ भी ले लिया और इस तरफ भी ले लिया, ए इनवर्स डेट ऑफ ए और डेट ऑफ ए। वो कितनी प्यारी बात है सर। अच्छा, बोल दो कि हमें नहीं आता सर कि अगर के ऑफ ए का डेट लेना है तो इसको, अगर इसको सॉल्व करना है एक बारी के लिए, तो कितने लोगों ने मेरे से डिटेल में प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी है? आप मुझे बताओ, क्या कितने लोग समझ पा रहे हैं कि ऐसे लिख सकते हैं? समझ सकते हैं, क्योंकि k इज जस्ट अ स्केलर नंबर, कोई नंबर है, a इज अ मैट्रिक्स, तो नंबर सीधे बाहर नहीं आता डेट से, वो देखता है कि a कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और a 100% स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि डिटरमिनेंट की बात चल रही है, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, ये भी पढ़ा रखा है। तो इसीलिए k जब बाहर आएगा तो वो a का पावर ऑर्डर रख लेगा, a का ऑर्डर रख लेगा। अगर ये a 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है तो k की पावर 3 होगी। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल 2 ऑफ a रहेगा कोई मैट्रिक्स, a मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 की, तो 2a का डेट निकालना है, तो आप 2 को सीधे बाहर लोगे और उसकी पावर में 3 लिख दोगे, डेट ऑफ a कर दोगे। ये सिंपल सी बात होती है सर। 3 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि a 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, अगर a 2 इंटू 2 की होती तो 2 की पावर 2 होता, अगर a 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स होती तो 2 की पावर 4 होता। तो अगर आप समझने की कोशिश करो, ये जो डेट लिया जा रहा है, ये बेसिकली जो डेट लिया जा रहा है आपको दिख रहा होगा, डेट, ये डेट लिया जा रहा है इन दो नंबर्स का, इन दो चीजों का। इसमें a इनवर्स तो एक मैट्रिक्स है, क्योंकि a मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी मैट्रिक्स, लेकिन डेट ऑफ a तो नंबर होगा ना यार। तो नंबर जब बाहर आएगा, मित्रों मुझे एक बात बताओ, जब नंबर बाहर आएगा तो कांट आई, जैसे कि नंबर बाहर आएगा तो उसकी पावर में n हो जाएगा। n क्या है? ये n सर ये ऑर्डर है a का, जो कि इस केस में 3 इंटू 3 दिख रहा है, तो आई कैन सिंपली राइट 3 इधर रख दो, 3 रख दो यहाँ पर, और उसके बाद मेरे पास क्या बच गया? उसके बाद मेरे पास सिर्फ ये बच गया a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a।
इसका डैट बच गया। क्या आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आ पा रही है? बस इस चीज़ को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ना एक छोटी सी बात है, वो बात भी मैं यहाँ पे बताऊँ आपको। पूरा रायता तो नहीं फैला हुआ लग रहा आपको, लेकिन क्या करूँ मैं, सारी चीज़ें बताना भी तो चाह रहा हूँ आपको। ये एक लालच भी तो है मेरे अंदर कि सब कुछ ही बता के छोड़ दूँ आज आपको। देखो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर बचा हुआ है एंड डिवाइडेड बाई डेट ऑफ ए यहाँ पर इस तरीके की चीज़ है हमारे पास। हम देखना चाह रहे हैं कि हम इसे फर्दर कैसे और सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को जो हमें दिखाई दे रही है। क्या मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये जानता हूं क्या मैं कि ए इनवर्स बराबर आई होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, पर यहाँ देखो ना, यही कहीं मतलब होता ही है यार, यहाँ कहीं सब जगह देख लो, होता ही है मैट्रिक्स अपने से। अगर मैं दोनों तरफ डैट ले लूं एक बारी के लिए, दोनों तरफ डैट ले लूं, तो ये आई का डैट 1 हो जाएगा। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स को स्प्लिट करके ऐसा लिखा जा सकता है? नहीं जानते हो तो फिर अब जान लो, ऐसे इसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने 1 बचा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। डैट करने पे कोई नंबर आएगा, ये करने पे कोई नंबर आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 1 होगा, नंबर है, चलेगा, बहुत सही। तो कितने लोग समझ पा रहे हैं कि डेट ऑफ ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डेट है? भाई ढूंढते रह जाओगे सॉल्यूशन आप पूरे गूगल में, कहीं मिलेगा नहीं इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ। ऑल दो टाइम लगेगा, वही लग सकता है, और क्या करें। तो कुल मिलाकर के ये जो चीज आपको दिख रही है, कांट आई जस्ट से आप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करना इन सब चीजों को। भले ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लिखूं, स्टिल कुछ चीजें रहेंगी। 1 अपॉन डेट ऑफ ए बराबर डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये ऐसा हो गया डेट। अब ये क्यूब है, इसकी पावर 1 है, तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है कि ये पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बराबर एडजॉइंट ऑफ ए। अभी मैं समझाता हूं, इसे जनरल करके समझाता हूं। तो एडजॉइंट ऑफ ए समझ में आ गया, डेट में कितना होगा, डेट ऑफ ए स्क्वायर। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका आंसर तो आपने निकाला 2025 था, और इसका आंसर कितना है, डेट ऑफ ए का स्क्वायर, यानी 2025 का स्क्वायर होने के लिए जो भी है आपका आंसर है। डी मुझे दिख रहा है, डी आपका आंसर है। लेकिन अब सुनो एक बात, इस चीज को जनरल किया जा सकता है। आराम से देखो चीजों को, मैं फुल मूड में हूं अभी, आराम से करो चीजों को, मैंने समझाया है आपको यार, ठीक है। उन बच्चों को जो बेसिक्स जानते हैं, जिनको ये था कि क्वेश्चन कहां से आ गया। अब सुनना एक बात, ये जो चीज मैंने निकाली ना, डायरेक्ट रिलेशन भी यूज कर सकते थे। आपको पता है डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए, अब डायरेक्ट आंसर आ गया ना, अभी डायरेक्ट रिलेशन के लिए अलग पेज ले लेता हूं। देखो चलो, एडजॉइंट ऑफ ए जो रहता है ना माय डियर, ये इक्वल होता है डेट ऑफ ए की पावर n-1 के। यही मैंने किया वहां पीछे, आपको पता है, क्योंकि मुझे एडजॉइंट ऑफ ए का अल्टीमेटली क्वेश्चन ने बोला था, मैं इतना करूंगा नहीं एग्जामिनेशन में, इतना काम करूंगा नहीं। जब मुझे एग्जामिनेशन में दिखेगा डेट ऑफ ए निकालना, मैं डेट ऑफ ए की पावर n-1 करूंगा। यहाँ पे n कितना है, 3। n क्या है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो n अगर 3 है तो मैं सिंपल लिखूंगा 3 में से गया 2, मैं डायरेक्ट ये लिखने वाला था वहां पर। तो इसलिए मैं सीधे इसका आंसर क्या बोलता है, डेट ऑफ ए तो डेट ऑफ ए प्लस डेट ऑफ ए का स्क्वायर, और डेट ऑफ ए देखते ही समझ में आ रहा है। तो आंसर आपका विद इन सेकंड्स आएगा, मुश्किल से 30 सेकंड्स लगेंगे, अगर आपको पहले से प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो। अभी ऑल्दो कितना भी लग गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एक स्टेप करके दिखाया। अगर कोई पूछता है, क्योंकि ये स्टेप ये बहुत यूज होता है, पिछले प्रीवियस ईयर में भी आप देखोगे बहुत यूज होती है। इसी चीज को एक बार दोबारा समझा दे रहा हूं। अभी समझाया मैंने, लेकिन वो पर्टिकुलर केस में था, जनरल केस में कैसे होता होगा। जनरल केस में शुरुआत आप यहीं से करो कि सर ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए। इसको नोट भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये वाली इसको नोट भी कर लो, इसके डेरिवेशन को अगर करना चाहते हो तो हमें समझ में आता है कि ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है डेट ऑफ ए से, एंड दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। मुझे क्योंकि डेट चाहिए, दोनों तरफ डेट ले लेता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए का डेट, और यहाँ पे डेट ऑफ ए इनवर्स डेट ऑफ ए, ऐसा ले लिया। अब मुझे पता है कि ये जस्ट नंबर है जो पिछली बार कह रहा था, तो इट विल बी लाइक एन, बाहर आ जाएगा। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जितना भी ऑर्डर होगा, और अंदर सिर्फ ये बच जाएगा। और अभी देखो मैंने आपको प्रॉपर डेरिवेशन करा दिया। कौन कराता है ऐसे यार, काश मेरे टाइम पे भी कोई करा रहा होता। अरे यार कोई नहीं कराता भाई, कोई नहीं कराता। चलो ठीक है, ए इनवर्स बराबर कितना हो गया, आई हो गया। दोनों तरफ डेट अगर लेंगे, ए इनवर्स का डेट लोगे तो डेट ऑफ आई का अगर आप आंसर देखोगे 1 होगा। तो कुल मिला के इसको अगर सिंपल आप ओपन करोगे तो यहाँ हमारे पास ये आएगा, और यहाँ से हमें समझ में आता है कि ए इनवर्स का डेट बराबर 1 अपॉन डेट ऑफ ए होता है। तो इस चीज को अगर मैं यहाँ पर यूज कर लूँ तो मेरे पास निकल के आएगा ए इनवर्स का डेट बराबर 1 अपॉन डेट ऑफ ए, एंड ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर। अब आप अगले स्टेप में खुद समझ जाने वाले हो कि इस सेम की पावर n और इस सेम की पावर 1 है, तो n-1 होना चाहिए नहीं, या होना चाहिए। मित्रों आप मुझे खुद बताओ, कितना प्यारे तरीके से बताया मैंने यार। ये मैंने अपने टाइम पर रटा था ये, और ये अभी कर करके खुद ही करा हुआ कि कैसे करके होता है, वरना मुझे मिलता भी नहीं है कहीं पे। गूगल बहुत किया मैंने, कैसे होता था भाई, नहीं हुआ। एक दिन फिर अचानक से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। इधर थोड़े बहुत हो सकता है नंबर एक बार के लिए इधर हो, लेकिन इसका मेरे टाइम पे अभी तो रैशनलाइज हो गई है बुक, राइट पेज में टॉप पे था ये क्वेश्चन, वही वाला है। तो अगर आप देखोगे, अज्यूम XYZ ये मैट्रिक्स है, देखो X मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर कितना है, 2 इंटू n है। Y मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू k है। उसके बाद Z मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर कितना है, 2 इंटू p है। उसके बाद W मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर कितना है, n इंटू 3 है। उसके बाद सर लास्ट मैट्रिक्स बची है P मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर कितना है, P इंटू k। आराम से करने की हो रही है। देन द रिस्ट्रिक्शंस ऑन NK एंड P so that PY plus WY will be defined। इसमें सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं छोटे छोटे से।
इसमें सिर्फ कितने कॉन्सेप्ट लग रहे हैं? 2 कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? आपको पता होना चाहिए कि अगर ए एक मैट्रिक्स और बी एक मैट्रिक्स है, इफ ए एंड बी आर मैट्रिक्स, आपको ये खबर होनी चाहिए कि इनका एडिशन पॉसिबल तभी हो पाएगा कब? जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। कहने का मतलब अगर ये m इंटू एन के ऑर्डर की है और ये x इंटू वाई के ऑर्डर की है एक बारी के लिए, तो ये एडिशन तभी हो पाएगा, दो मैट्रिक्स तभी जुड़ पाती है, बहुत बेसिक है, हमने पढ़ा हुआ है, जब m क्रॉस n बराबर होगा एग्जैक्टली x क्रॉस y के। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि m बराबर होगा x के और n बराबर होगा y के। यानी सरल शब्दों में अगर ये 3 इंटू 2 है तो ये भी 3 इंटू 2, अगर ये 4 इंटू 5 है तो वो भी 4 इंटू 5 होनी ही चाहिए, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। और फिर रिजल्ट सामने वही एग्जैक्ट, जितने की मैट्रिक्स को जोड़ा उतने ही की मैट्रिक्स रिजल्ट में मिलती है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जरूरी क्या है कि दोनों के ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। समझ रहे हो? ये बात होती है। एक रूल आपको पता होना चाहिए, नंबर 1 ये एडिशन का रूल था। प्रोडक्ट का रूल क्या होता है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है जो कि इस तरह की दिखती है, ए इंटू बी टाइप की, एक मैट्रिक्स बी है मान लेते हैं और ये दिखती है कुछ एम इंटू एन टाइप की। अब ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, हर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होता। अगर प्रोडक्ट हो चुका है तो जरूर क्या हुआ होगा कि ये दोनों के दोनों सेम रहे होंगे, यानी बी और एम का सेम होना बहुत जरूरी है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए इंटू एन की मिलती है। मैंने एक बार रिवाइज करा दिया कॉन्सेप्ट, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, रट्टे मार के नहीं बोल रहा मैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी 1% का भी प्रॉब्लम हो रहा है, आराम से देखो, टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, नंबरों के पीछे मत भागो प्लीज। अभी इतना बड़ा मजा छोड़ के चले जाओगे, कहां जाओगे 12th करके? फिर इतना अच्छा मजा है भाई इसमें, ठीक है ना, सबसे ज्यादा मजा है इसमें। अब देखो, चलो अब ये बोल रहे कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ऐसे कुछ है, ये एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, डिफाइंड हो जाना चाहिए। अगर ये डिफाइंड हो जाना चाहिए मतलब क्या कि एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट कर रहे हो तो हो पा रहा होगा, प्रोडक्ट कर रहे हो तो हो पा रहा होगा, जोड़ रहे हो तो जुड़ पा रहे होंगे, तो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। मतलब अब देखो सर, पी का ऑर्डर आपने कितना कहा था सर? देखो पी का ऑर्डर क्वेश्चन है देर का पी इंटू के, इसके साथ y मल्टीप्लाई हो रही है y मैट्रिक्स, y का ऑर्डर कितना है 3 इंटू के। अब मुझे बताओ ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट कब करेगा? मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट एग्जिस्ट तब करता है जब ये दोनों के दोनों, इसका कॉलम उसके रो के बराबर होता है। यानी आपको एकदम से समझ में आ तो नहीं जा रहा कि सर ये वाला जरूर इसके बराबर होना चाहिए, तो k जरूर 3 के बराबर होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उससे जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी पी वाई मैट्रिक्स, वो p इंटू के ऑर्डर की मिलेगी। क्या मैंने गलत कहा? क्या मैंने गलत कहा? p इंटू के ऑर्डर में। तो एक बात ये समझ में आई, और ये समझ में आया कि पी वाई इस तरह का दिखता होगा। सेम गोज विद दिस डब्ल्यू वाई में, डब्ल्यू का ऑर्डर लिखो n इंटू 3, ये भी मल्टीप्लाई ससुरा y के साथ हो रहा है 3 इंटू के। तो क्या एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लाई? बिल्कुल करेगा सर, ये ऑटोमेटिकली 3 इंटू 3। अच्छा, तो जो एग्जिस्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो कितने ऑर्डर का होगा सर? वो n इंटू के ऑर्डर का होगा। अरे बहुत सुंदर यार, बहुत सुंदर। तो अपने को क्या समझ में आया कि पी वाई एग्जिस्ट कर रहा है विद दिस ऑर्डर, डब्ल्यू वाई एग्जिस्ट कर रहा है विद दिस ऑर्डर, बट दे आर सेइंग कि ये दोनों ऐड होने चाहिए। अगर ये दोनों ऐड होने चाहिए, मैंने क्या कहा, ऐड होते समय दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम टू सेम होता है। मैंने कहा इसलिए नहीं, होता ही है, आपने करा, बहुत बेसिक है। तो ये दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, यानी कि जरूर क्या होगा सर? जरूर ये होगा, अच्छा के को तो आप चाहो तो 3 लिख सकते हो इफ यू वांट, तो जरूर ये होगा कि जो ये p इंटू के है, जो कि आप चाहो तो 3 बोल लो, ये बराबर होना चाहिए n इंटू के, तभी तो हो पाएगा। n इंटू के मतलब 3, तो दिख ही रहा है ये तो बराबर है ही, क्योंकि ये तो सेम टू सेम है। p और n भी बराबर होने चाहिए। तो कुल मिला के क्या समझ में आया कि p और n भी बराबर होने चाहिए। बस 2 कंडीशन निकली, p और n बराबर होने चाहिए, k 3 के बराबर होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, आराम से देखो, आराम से देखो, कोई कहीं नहीं भाग रहा। बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेकिन बड़ा मजेदार क्वेश्चन, और एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला बस, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है। मैं जब भी मैट्रिक्स पढ़ाता हूँ ये तो कराता ही कराता हूँ। आराम से देखो, चल रहा भाई सब कुछ? आवाज उवाज आती नहीं मेरी? आ रही है? प्लीज चैट सेक्शन में बताओ ना यार। द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कितने अच्छे तरीके से मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, कितने अच्छे तरीके से। यहाँ क्वेश्चन आता है ना, मेरा मन करता है खोल के रख दो सारी कहानी दोबारा से। अगर प्रॉब्लम है ना अभी भी, बोलो, मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में मैथ्स और फिजिक्स, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। मुझे आप रात में 12, 1 बजे, 2 बजे उठा के बोलो सर पढ़ाना है, मैं पढ़ा दूंगा, मुझे इतना मजा आता है। इसलिए कह रहा हूं, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो किसका इंतजार कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स खरीद लेना मेरा तब जाके होगा, बताओ मुझे, मैं दूसरे दिन वीडियो बना के डाल दूंगा, लेकिन बताओ कि सर अभी भी मेरे से नहीं हो पा रहा। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे होते हुए भी अगर किसी से नहीं हो पा रहा है तो फिर मैंने क्या ही कर लिया यार, ऐसा अपने पे थोड़ा सा वैसा फील होता है। इधर देखो, द इंटरवल इन विच द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि व्हाट इज रियली द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन डिटेल में। वो डिटेल तो मैं टच नहीं कर पाऊंगा किसी भी एंगल से, लेकिन ये मान के कि आपने पढ़े हैं मेरे वो लेक्चर्स, तो वहां से आगे की बातें करता हूं, अपना जितना एंड से बेसिक डाल सकता हूं उतना डालूंगा। देखो वहां तो क्या बोलते थे कि अगर कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू fx टाइप का फंक्शन, आप कुछ मत करो, आप dy by dx कैलकुलेट करो। dy by dx कैलकुलेट करा, अगर आपने dy by dx कैलकुलेट करा और अगर वो पॉजिटिव आ गया या फिर वो नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया मतलब ग्रेटर देन 0, नेगेटिव आ गया मतलब लेस देन 0। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का है,
और इवन नॉट इवन ओनली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का। और इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या फर्क होता था वो नहीं बताऊंगा मैं अभी। और इसी तरीके से ये वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है। इवन मैं बना के भी नहीं दिखाना चाहता अभी कि कैसा दिखता है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से हम वहां डिस्कस करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में ये जो चीज दे रही है इसका dy बाई डी कैलकुलेट करो। सर e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, और e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है सर पॉजिटिव? आपने बोल दिया हम मान लें क्या? नहीं, आपको लग रहा है तो आप करके दिखा दो इसे नेगेटिव। नेगेटिव क्या आप जीरो भी नहीं कर पाओगे इसे कभी। x की कोई भी ऐसी, जैसे ना e जो होता है दिस इज जस्ट अ नंबर, 2.3 समथिंग टाइप का कुछ एक नंबर होता है। अब इसकी पावर आप x के प्लेस पे कुछ भी डाल दो, जो नंबर आप जानते हो दुनिया में, आप इसमें 0 डाल दो तो आंसर 1 हो जाएगा। आप इसमें कोई पॉजिटिव नंबर डाल दो आंसर पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव डाल दो तब भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि जैसे 2 की पावर आप -3 डाल दोगे तो क्या नेगेटिव हो जाता है क्या नंबर? 2 की पावर इसका मतलब ये होता है ना, और इसका मतलब फिर ये होता है अल्टीमेटली। तो नेगेटिव पावर होने से नंबर नेगेटिव नहीं हो जाता, तो इसलिए नेगेटिव किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, ये किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता। यानी कहने का मतलब है कि ये हमेशा पॉजिटिव है, और अगर हमेशा पॉजिटिव है तो भाई वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फिर इसका मतलब ये क्या हो गया? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। कुछ ऐसे ही कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछ कह रहे थे क्वेश्चन में? क्या कहाँ होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? तो हाँ सारे एक्स में होगा यार, कोई भी एक्स है, ऐसा थोड़ा ना कि कुछ रेस्ट्रिक्टेड एक्स है जिनके लिए पॉजिटिव होगा। कोई भी एक्स ले लो दुनिया का, तो कोई भी एक्स का मतलब क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले लो। अब आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, आप बोलोगे दिखाओ हमें, तो देख के हमें यकीन आता है। मैंने कहा देख भी लो, फिर दिखा भी देते हैं हम। हमें ग्राफ बनाना आता है, बचपन में वो तो सीख लिया था हमने, गुरुजी ने सिखाया था डंडे मार मार के, तो इसीलिए हम सीख लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू e की पावर x और ये y, इस तरह का जो ग्राफ होता है ये y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ। इस ग्राफ में सारी बातें बोल दी, अरे खुद समझना दिमाग लगा के। ये यहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा है, जरूर x यहाँ पे 0 रहा होगा। अगर x 0 होगा तो e की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो ये कितना होगा? 0,1 का पॉइंट है। ये आपको दिख रहा होगा, मैंने टच नहीं किया, ये टच होगा भी नहीं, क्योंकि जिस दिन ये टच हो जाएगा वहां पे y 0 हो जाएगा, और y कभी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी x के लिए y कभी 0 कर ही नहीं सकते आप मुझे इसको सॉल्व करके बता दो। आप बोलते हो ना नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, उसको बोल देना सॉल्व करके दिखा दो कि x कितना होगा, तो पता चल जाएगा कि कितना पॉसिबल होता है। x की आप वैल्यू नहीं बता सकते जिसके लिए होगा। आप बोलोगे देयर इज नो x फॉर विच दिस एक्सप्रेशन विल बिकम ट्रू, नहीं होता। तो इसीलिए कोई ऐसा होता ही नहीं, इसीलिए टच होता भी नहीं। फिर ये भी बोलता भाई ये नहीं हो रहा तो मैं भी नहीं हो रहा फिर, तो इसीलिए देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, मतलब नॉट पॉसिबल टाइप की कंडीशन है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या समझ में आ रहा है अपने को? अब इसका नेचर देखो, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लग रहा है? क्या आपको दिख रहा है कि आगे जाने पर x इंक्रीज कर रहा है? तो क्या जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है, क्या वैसे 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 y भी इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो इसी को तो कहते हैं, अगर आपने मेरे से पढ़ा तो मैं यही डेफिनेशन देता हूं वहां पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। x बढ़ रहा है तो y भी बढ़े, अगर इधर आ रहे हो x घट रहा है तो y भी घट रहा है। फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना नहीं होता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है जो चेंज x पे हो रहा है वही चेंज एग्जैक्ट y पे हो। x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा इधर आने पर तो y भी घटने लग जाएगा। इसे कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? समझ में आ गया सर? बहुत अच्छे समझ में आ गया। इसी को तो कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो एक्सपोनेंशियली ग्राफ बढ़ रहा है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई बोलेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पे होगा? कहीं पे नहीं होगा सर, होगा ही नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ही नहीं इसका नेचर। ठीक है, हाँ। इफ ए, अरे समझ गए कि ऐसे क्लिक करना पड़ता है आपके सामने, ऐसा तो नहीं है कि आपको ऐसे जब तक लगाए नहीं समझ नहीं आता है सर हमें। यार आप तो बिल्कुल ही बच्चा समझ रहे। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है भाई ए का डैट करोगे 0 नहीं होगा, बी का डैट करोगे वो भी 0 नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ होगा डिटरमिनेंट निकालने पर, यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कैसे बोला मैंने ऐसा? मैंने ऐसे बोला क्योंकि मुझे पता है कि भाई ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डेट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए होता है, थोड़ी देर पहले बताया था। अब सोचो कि डेट ऑफ ए अगर 0 हो गया, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि ए इज नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सिंगुलर का मतलब ये 0 हो जाए, तो ये एक पॉइंट बता दे क्योंकि ये भी यूज हो सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि होता है बहुत बार। सिंपल लाइन, ठीक है। इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स विल नॉट बी एग्जिस्ट। ठीक है, आगे ऑफ सेम ऑर्डर विद डेट ऑफ ए इज इक्वल टू 5। चलो डेट ऑफ ए 5 है, ठीक है सर। आगे कुछ और है आपके पास कुछ? ओ भाई साहब हम तो डर गए। डेट ऑफ बी इनवर्स, डेट को सिंबल में बना दिया मैंने, ए बी को ऐसे का ऐसा लिख दिया, और मतलब ये चाहो तो ऐसे कर दो इनकी तरह आप भी यार, ठीक है। डेट को मैंने ऐसे लिख दिया, ये किसके इक्वल होगा? हमने बोला कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे यार, ये तो बड़ा डरावना है। लेकिन हमें समझ में आया कि सर अभी 2 मिनट पहले आप एक प्रॉपर्टी कुछ तो बोल रहे थे, अब हल्ला मचा रखा था अपनी इतनी देर से कि डेट ऑफ ए बी लिखा हुआ, तो वी कैन राइट इट लाइक डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ बी, उसमें कोई समस्या नहीं है, ऐसा लिख सकते हो आप, कोई समस्या नहीं। डेट को तोड़ सकते हो दोस्तों में, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर डेट निकालना या दोनों का डेट निकाल कर प्रोडक्ट करना, बात एक ही होती है। तो इस चीज को अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा तो आपको पता चलेगा कि वी कैन टेक इट लाइक अ मैट्रिक्स, और इसको भी हम एक मैट्रिक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कुछ बच्चे बी इनवर्स से बी को डायरेक्ट काट लेंगे, अभी काटोगे तो गलत है,
क्योंकि आप कभी भी इस चीज को ऐसा नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। बी इनवर्स ए बी अगर लिखा हुआ है ना, यू कैन नॉट राइट दिस लाइक दिस। आप ऐसा लिख के सोचो कि बी इनवर्स बी आपस में आई हो गया, ऐसी गलती कर रहे होंगे कुछ बच्चे, और फिर बोलेंगे ए हो गया, गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। व्हाई? क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए भाई। हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते समय कम्यूट नहीं होता, वो हो सकता है किसी केस में, बट इन जनरल नहीं होगा। तो इसलिए यू कैन नॉट डू लाइक दैट। तो क्या करेंगे? तो तरीके से करेंगे ना हम बोलेंगे कि भाई देखो बी इनवर्स है, इसको ऐसा करेंगे, इसको तोड़ देंगे अलग से ऐसे, और उसके बाद ए बी को अलग से तोड़ देंगे। अब बेसिकली दोनों का स्क्वायर था तो स्क्वायर को कर देंगे, उसमें क्या समस्या है? अगर आपको लग रहा है क्या है तो बी इनवर्स ए बी एक बार लिखो, बी इनवर्स ए बी एक बार लिखो, बी इनवर्स ए बी को डेट अलग कर दो, बी इनवर्स ए बी का डेट अलग कर दो। नहीं समझ रहा, मैं ये कहना चाह रहा था बी इनवर्स ए बी लिख लो एक बारी में, और एक बारी में बी इनवर्स ए बी लिख लो। क्या समस्या है इसमें? असल में मैंने एक स्टेप खाया इससे पहले का, अगर आपको ज़्यादा ही मन कर रहा हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, बी इनवर्स ए बी इंटू बी इनवर्स ए बी। अब इसका यूज करके मैंने दोनों को स्प्लिट कर दिया, इसको अलग इसको अलग, ऐसा दिखने लग गया। फिर उसके बाद इसको भी अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया। फिर बी इनवर्स का डैट एक बार, बी इनवर्स का डैट एक बार, दो बार हो गए, और दो बार हो गए। ऐसे प्रॉपर करना होता है स्टेप से, आप वायलेशन नहीं कर सकते किसी चीज का, तरीके से करना होता है। फिर क्या होगा सर? फिर ये होगा बी इनवर्स का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर। हमें सॉल्व करना था, हमें तो डेट ऑफ ए दे रखा, हम क्या करें सर? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो, ये जो ए बी आपको दिखाई दे रहा है इसको फिर से तोड़ दो, बी इनवर्स का होल स्क्वायर, ये डेट ऑफ ए का स्क्वायर और डेट ऑफ बी का स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, डेट ऑफ बी क्या है? दिस इज जस्ट अ नंबर नाउ, दिस इज जस्ट अ नंबर नाउ, सो नाउ वी कैन डू व्हाट? हम ऐसा लिख सकते हैं बी इनवर्स का होल स्क्वायर। देख रहे हो आप, देख रहे हो विनोद कितनी चालाकियां चल रही हैं यहाँ पे? आप लिख सकते हो। सर पहले तो नहीं लिखते, आप कैसे लिखते? सर ऐसे इसलिए लिखते क्योंकि ए बी मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट वो नहीं होता, कम्यूट नहीं होता। लेकिन ये तो नंबर है ना यार, डैट तो नंबर होता है ना, तो नंबर 2 इंटू 3 बोलो, 3 इंटू 2 बोलो, एक ही तो बात होती है, तो आगे पीछे कर सकते हैं। और सर चालाकी तो देखो, अभी देखते रहो, ये दोनों को फिर से मैंने मर्ज कर दिया अंदर एक ही, ये इसका स्क्वायर था और बी का स्क्वायर था, ये ऐसे कर दिया। खतरनाक सा नहीं हुए थोड़ा? आपको लगता नहीं ऐसा कुछ? और ये डेट ऑफ ए का स्क्वायर मैंने फिर से उसे अंदर कर दिया। करा मैंने वही जो बंदा एक बारी में काट देगा, लेकिन वो तरीका नहीं है जो मैंने बताया साइड में, वो तरीका नहीं है। दिस इज द वे। बी इनवर्स बी कितना होगा? आई, क्योंकि कोई मैट्रिक्स ए इनवर्स कितना होता है? आई होता है। तो आई का स्क्वायर आई करोगे, डेट लोगे, आई का डेट कितना होता है? 1, तो बेसिकली 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे यू आर ओनली लेफ्ट विद ये काइंड ऑफ थिंग, डेट ऑफ ए स्क्वायर। अल्टीमेटली डेट ऑफ ए स्क्वायर आपका रिजल्ट आ रहा है। डेट ऑफ ए क्वेश्चन ने दिया था कितना, कुछ बोल लेते 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये हमें जानबूझ के दे रहे हैं, 25 दे सकते थे वो, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम आपको वैसे ही देंगे जैसा आपका जवाब आया है। मैंने कहा लो फिर आगे बढ़ते। द वैल्यू ऑफ एन सच दैट द डिफरेंशियल इक्वेशंस, कितना टाइम हो रहा हमें लेते हुए क्लास? सर अभी तो 26 ही मिनट हुए सर। द वैल्यू ऑफ एन सच दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स की पावर एन डी वाई बाई डी एक्स। बहुत प्यारा क्वेश्चन लग रहा मुझे, हाँ प्यारा है, सच में प्यारा है। वाई लॉग ऑफ, अच्छे क्वेश्चन है वैसे, चाहे कुछ भी कहो। वाई लॉग ऑफ वाई, मतलब इतना तो मैं कह सकता हूँ बोर्ड के पेपर का लेवल धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है, कह सकता हूँ। बढ़ रहा है कहूँगा तो डर जाओगे, लेकिन इंप्रूव हो रहा है इस सेंस में कि अब वो रटन पद्धति पे जो क्वेश्चन किए आते थे वो नहीं आते, कंपटीशन लेवल को छूने वाले क्वेश्चन आते हैं। इन्हें पता नहीं क्यों ऐसा पता लगता है कि आप लोग जेईई की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें ऐसा पता है, ऐसा लग रहा मुझे। मतलब ऐसा हैवी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेंस लेवल के तो क्वेश्चन दे देता है, चलता है। एडवांस की बात नहीं कर रहा फिलहाल। इस क्वेश्चन को अगर हम करने की कोशिश, ऐसा है नहीं हैवी, कहीं आप ऐसा सोच मत लेना। देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे आता ही क्या है सर, जितना आता है उतना तो कर लो एटलीस्ट यार, क्यों बेइज्जती करवा रहे? तो चलो कर लेते हैं उतना। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी पढ़ा तो नहीं कभी गलती से? क्या पता पढ़ लिया, मतलब ऐसे हो जाती कभी कभी गलतियां हमसे। लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, आपने अगर कभी पढ़ा हो, मेरे लेक्चर, मेरे मत देखना, प्रणव पांडे लेक्चर देख लेना कभी, प्रणव पांडे सर मैथ्स मैंने वहीं से सीखा है वैसे। तो लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी बराबर लॉग ऑफ ए बाई बी। इसी तरीके से लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी अगर आप करोगे तो ये लॉग ऐसा नहीं कि सर लॉग कॉमन आएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता यार, इन्हें प्रूव कराया प्रणव सर ने। लॉग ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। ऐसे कम से कम 2 प्रॉपर्टी तो हम जानते हैं। हम और क्या जानते हैं? हम ये भी जानते हैं कि लॉग ऑफ ए का आंसर 1 होता है, यानी अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो आंसर 1 होता है। इसको सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन जो हमें देखने को मिलता है क्लास 10th में, अभी 12th में, वो मिलता है लॉग ई 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब तक लॉग के नीचे कुछ दिया नहीं है तो बेस ई होता है, यानी इसके नीचे कुछ दे नहीं रखा तो बेस ऑटोमेटिकली समझा जाता है कि ई है। तो फिर ये वही बात हो गई, दोनों सेम हो गए इसलिए 1 हो गया। तो अगर इन सब बातों को जो हमने ऊपर रिवाइज करी, ब्रशअप करी, उनको यहाँ यूज करें तो क्या आपको नहीं लगता कि लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी बना हुआ? लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी को क्या मैं लॉग ऑफ ए बाई बी बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू ऊपर नीचे कहीं देख लो। और प्लस 1 को मैं एक बारी के लिए लॉग ऑफ ई बोल सकता हूँ क्या? बेस ई ऐसा करके गलत बोल दिया क्या मैंने लॉग की टर्म में लिया है उसे, और क्या उसमें क्या बड़ी बात है। तो एक्स की पावर एन डी वाई बाई डी एक्स
बराबर। पहले इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, फिर समझाता हूँ करना क्या है। log a प्लस log b क्या फिर से नहीं बनाए, तो ये दोनों वापस से मल्टीप्लाई तो नहीं हो जाएंगे, तो कहीं सर ये ऐसा तो नहीं दिखने लग जाएगा, log ऑफ y बाई एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ सर, e के साथ। सर क्योंकि ना इसका भी e है नीचे, चिंता मत करना, दिख नहीं रहा वो आपको बता अलग है क्योंकि दिखता नहीं नेचुरल लॉग में। तो ये a और b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो e इंटू वाई एक्स हो जाएगा, ऐसा कुछ ये बन जाएगा। बस ये फिलहाल बना। अभी पूछ रहा था कि द वैल्यू ऑफ n सच दैट कि होमोजीनियस हो जाए। अच्छा होमोजीनियस के लिए ना आपको जो होमोजीनियस वाली एक्सरसाइज शुरू होती है 9.3 है शायद 4 है, तो 9.4 जो एक्सरसाइज है, अब पता नहीं यार सिलेबस रैशनलाइज हुआ था तो थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे हो गई हो, लेकिन 9.4। तो मैं कहना चाह रहा हूँ होमोजीनियस में मैं ना कराता था पहले क्वेश्चन होमोजीनियस प्रूफ करो। एक तो होता है कि देख के पता चल जाता है, लेकिन जिस बच्चे ने उन क्वेश्चंस को किया रहता है जो एनसीईआरटी देती थी कि होमोजीनियस है लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, याद ही नहीं आ रहा होगा आपको। अच्छा आ रहा, सॉरी यार आ रहा ना, हाँ तो उसी तरीके से करेंगे तो सक्सेस मिल पाएगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी। वरना हम एक जनरल ट्रेंड देखकर पता करते थे कि होमोजीनियस है कि नहीं है। यहाँ देखो कैसे पता करेंगे, मतलब जो एनसीईआरटी करती थी मैं वही कर रहा हूँ। एनसीईआरटी बोलती थी कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एक्स और वाई के टर्म्स में दे रखा, जैसे ये मतलब मैं कहना चाहता हूँ जैसे डी वाई बाई डी एक्स टाइप का कुछ दे रखा है एक्स वाई की टर्म में, जैसे डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली अगर आप एक्स की पावर एन को हटवा देना चाहते हो यहाँ से, आप इसको बोल लो कि भाई तुम जाओ यहाँ से, अच्छे नहीं लग रहे तुम, तो वो चले जाएगा एकदम से। अगर यहाँ पे डाल देते हो उसे तो बेसिकली अब ये फॉर्मेट बन गया क्योंकि पूरा एक्स और वाई का कुछ ना कुछ फंक्शन है। तो ये कहता है कि इफ यू आर जस्ट रिप्लेसिंग योर एक्स एंड वाई बाय व्हाट, बाय लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई, अगर आप लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई से इसे रिप्लेस कर रहे हो तो आपका यानी कहने का मतलब है अगर ये लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई हो भी जाए तो ये कहता है तब भी आपका एफ ऑफ एक्स वाई दोनों बराबर होने चाहिए। बस वो ये कहने की कोशिश करता है, मैं समझाता हूं इसे करके। वो कहता है एक्स और वाई अगर आप डाल भी तो फिर भी होमोजीनियस तब कहलाएगी अगर ये लैम्डा और लैम्डा डालने पर भी आंसर एफ ऑफ एक्स वाई वही फंक्शन रिपीट हो। इधर दिखाता हूं मैं, नहीं समझा मुझे पता है। इस केस में इतना तो थोड़ा बहुत समझ में आ पा रहा है कि जिसे मैं एक्स वाई कह रहा हूं वो बेसिकली सकल सूरत से ऐसा कुछ लग रहा है। देखना जरा, लॉग ऑफ ई वाई डिवाइडेड बाई एक्स ऐसा कुछ है। मैं क्या कह रहा हूं कि जस्ट रिप्लेस योर एक्स एंड वाई बाई लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई डिवाइडेड बाई लैम्डा एक्स की पावर एन। ऐसा नहीं सोचना कि सर एक नंबर के क्वेश्चन में इतना करोगे, हम आपको समझाने के लिए कर रहा हूं इसलिए टाइम ले रहा हूं और चीजें समझनी है हमें, मुझे करना नहीं है पेपर को, मुझे समझाना है। व्हाट इट, लॉग ऑफ ई वाई, ई लैम्डा वाई हो गया और यहाँ पे लैम्डा एक्स हो गया। गॉट इट। अच्छा लैम्डा ने इस लैम्डा को उड़वा दिया। अब ये देखो लैम्डा इस लैम्डा को उड़वा देता, लेकिन कब, किस एन के लिए, अभी नहीं उड़ सकता। अगर क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है होमोजीनियस है तो इसका मतलब इस चीज को एग्जैक्टली ये बन जाना होगा, यानी यहाँ लैम्डा नजर ही नहीं आना चाहिए हमें कहीं, लेकिन यहां तो आ रहा है सर लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर एन। अगर आप देखोगे हमारे साथ जो पूरा का पूरा चक्कर है, अगर मैं यहां पर लिखूं और आप पूरी समझदारी के साथ समझ रहा हूं तो लैम्डा की पावर लैम्डा एन है और बाकी सब कुछ तो एफ ऑफ एक्स वाई टाइप का ही है, बाकी सब कुछ तो एफ ऑफ एक्स वाई टाइप का ही है, बस लैम्डा अपॉन लैम्डा एन ने चक्कर पैदा किया हुआ। अब सर बताओ एन क्या रख सकते हो, सोचो एन जीरो रख दोगे तो अगर एक बार लिख ले सर, अगर एन जीरो रख दूंगा 1 हो जाएगा नीचे वाला, लेकिन ऊपर तो लैम्डा रहेगा ना, तो एन जीरो रखने पर तो सॉल्यूशन नहीं आएगा सर। एन अगर मैं 1 रख दूं एक बार के लिए, सर क्या रख दिया आपने, लैम्डा अपॉन लैम्डा 1 हो गया सर एफ ऑफ एक्स वाई। ओ सर एन बराबर 1 पे तो ये सॉल्व हो गया सर, नहीं हुआ क्या सॉल्व, देखो आराम से देखो प्लीज, आराम से देखो, क्लैरिटी रहती है ना जब अपने को, तो हमें ये चक्कर नहीं रहता कि हमें और टाइम कितना लग रहा है। मैं अपने बोर्ड की बात करूं 12th की, देखो 10th में मुझे टाइम का बहुत शॉर्ट रहा था, मतलब ऐसा था क्योंकि उन दिनों शायद हमारी स्पीड वगैरह होती नहीं है, जो भी है हमारे पहला रहता है, और पता नहीं क्यों क्वेश्चन मुझे 10th में ज़्यादा भी लगते थे कि ज़्यादा आते हैं जो भी है। 12th में मैं इस बारे में बहुत सचेत था पहले दिन से ही, 12th में घुसते ही कि भाई टाइम का बहुत चक्कर पड़ता है और उससे भी 2 बुकें ऐसा रहता है, तो इतनी प्रैक्टिस करनी होती है, या की थी मैंने, मतलब करते हैं। मेरा पेपर 1.5 घंटे पहले हो गया था, सच में मुझे खुद यकीन नहीं आया, 1.5 घंटे पहले। और वो भी बताऊं कैसे, मैं आपको एक और बात बता दूं कैसे। जैसे क्वेश्चन आया ना, तो मैं चाहता था मेरी कॉपी नीट एंड क्लीन रहे, ये भी चाहता था मैं। तो मुझे क्वेश्चन दिख रहा है तो मैं इस पर रफ वर्क साइड में पहले इसको एक बार में रफ सॉल्व कर लेता था प्रॉपर, मतलब ऐसे जल्दी क्या समझ लेता था, प्लानिंग उसकी ड्राफ्टिंग कर लेता था, और उसके बाद फिर काम करता था। ऐसा नहीं कि यही एक्सपेरिमेंट लगा हुआ, ऐसा मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, आप भी करना, टाइम जाता है, लेकिन मैं ऐसा करने के बावजूद 1.5 घंटे बचे मेरे पास। और उसका कारण यही है कि शुरुआत में अपनी इतनी प्रैक्टिस कर दी होती है कि आप एग्जामिनेशन में खेल लेते हो ढंग से। तो इसलिए ये तो कभी सवाल ही नहीं है कि हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा कम लग रहा, क्वेश्चन सवाल ही नहीं है। अगर आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है और वो आपका टाइम फिर मायने नहीं रखता। इफ द पॉइंट्स x1 ठीक है, आपने पढ़ लिया कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं भाई, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट। अगर छोटे बड़े भाई बहन आपके 10वीं क्लास में पढ़ते हो तो उनको भी पढ़ा रहा मैं आजकल, बोर्ड के लिए 10वीं दोनों को पढ़ा रहा हूं इस बार, तो उनसे पूछना कोलिनियरिटी कैसे होगी, तो वो बोलेंगे सर 7वां चैप्टर होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का,
और उसके आधार पे हम कर लेते हैं, वैसे पढ़ लेंगे। एक फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, एरिया बराबर 0 होना चाहिए। लेकिन आप तो 12वीं में हो, आपने तो डिटरमिनेंट पढ़ा, एक्सरसाइज 4.3 पढ़ी होगी आपने कभी, तो आपको पता होगा कि अल्टीमेटली अगर हम कहना चाह रहे हैं, अगर सोचो कि 1 पॉइंट 3 पॉइंट यहाँ लाई कर रहे हैं ऐसे करके, मैं बोलता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर 0 हो गया, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि तीनों पॉइंट कोलैप्स कर गए, तीनों पॉइंट एक सीध में आ गए, एक लाइन में आ गए, तभी एरिया 0 हो सकता है। अदरवाइज कोई कारण नहीं है कि एरिया ट्राइंगल का 0 कर दो आप। तो इसका मतलब कोलिनियरिटी के लिए हम इस चीज को यूज कर लेते हैं। अगर प्रूव करना है कोलिनियर है तो हम तीनों को मान लेते हैं कि ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हैं, उनका एरिया निकाल देते हैं, और एरिया 0 अगर आ गया तो हम बोलते हैं कि भाई वो जो वर्टेक्स है सब कोलैप्स हो गए, एक ही लाइन पे आ गए, कोलिनियरिटी। अच्छा, ट्राइंगल का एरिया निकालने की तकनीक हमें ऐसा कुछ बताती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है x1 लिख देने का होता है, यहाँ पे x2 लिख देने का होता है, x3 लिख देने का होता है, यहाँ y1 लिखने का, y2 लिखने का, y3 लिखने का। तो जो वर्टेक्स है, यानी अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है, अगर इस तरीके से हमारे पास कुछ है, अरे 1 1 1 1 1 1 कर दो, ऐसा कर दो, इसे खोलो तो वही निकल के आएगा जो आपके पास पहले मिलता था। क्या? अरे वो बचपन में नहीं पढ़ते थे आप लोग 10th क्लास में कि x1 y2 माइनस y3, याद आ रहा? कुछ तो आ रहा होगा, याद यार, कुछ तो आ रहा होगा, वही निकलता है। लेकिन हम उन चक्करों में पढ़ेंगे नहीं अभी हम, क्योंकि हम तो बड़ी क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बड़ी क्लास में आते हैं मेहनत करना छोड़ते रहते हैं, फिर सही बात है यार, सही बात है, छोड़ना चाहिए। मैथ्स पढ़ रहे हो तो आलसी, एकदम आलसी बनने का। ठीक है, तो इफ द पॉइंट ये दे रखा आपको, एक का कोऑर्डिनेट x1 ये है, एक का x2 ये है, एक का x ये है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख रहा हूं, एक का y ये है, एक का y ये है, एक का y ये है, और बाकी 1 है 1 है 1 है, इन तीनों को ऐसे कर देने का। अगर इसका आंसर 0 आ गया, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर है ये, अगर ये कोलिनियर है तो जरूर 100% ही 0 ही होगा इसका एरिया, को प्रूव नहीं करना है। अगर सॉल्व करो इसे भाई, कैसे कर सकते हो सॉल्व? रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, जो भी कर सकते हो कर लो यार। ये वहां जाएगा तो ऐसे खुलेगा -1 माइनस y1, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूं, ut बना, x2 1 जार x2, ये ऊपर गया भागता हुआ, जिग 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 करते हुए ऐसे गया। उसके बाद लास्ट है 1 वाला बोल रहा भाई हमारा भी कुछ देख लो यार। हमने कहा x2 y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलेगा आपका, बोल रहे x2 y2, उसके बाद x2 y2 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस कर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x1 y2, और ब्रैकेट के अंदर था माइनस, खुला तो फिर से माइनस लगेगा। देखो जरा, तो पता नहीं कि आपके साथ प्रो वाला फील आ रहा, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जानते हो आप लोगों को बताना ही क्या है। अच्छा देखो, ध्यान से देखने की है लेकिन फिर भी। अच्छा, y2 ने इस नेगेटिव y2 प्लस ने काट दिया, यहाँ पे कुछ प्लस माइनस कट रहा है, चलो कट रहा है, जो भी कट रहा है लिख देने की हो रही है। x1 y1 नेगेटिव हो गया, उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव कितना होता है सर? पॉजिटिव होता है। x1 y1 आइला, ये क्या हो गया? ये तो फिर से कट गए भाई, मजाक चल रहा है क्या हमारे साथ? हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे लोग। x2 y1 यहाँ बच गया, फिर उसके बाद x2 y2 बच गया, उसके बाद तो दोनों माइनस के जो है उन्हें दोनों को वहाँ भेज दो, x1 y2 प्लस x2 y2। ऐसा पता नहीं क्या अजीबोगरीब काम कर रहे हैं हमारे साथ। ले भाई ये भी कट गया, भाई ये चल क्या रहा है ये पूछ क्या रहे हो आप? ओ आई सी, ये तो बोल रहे सर हम तो आपसे x1 y2 पूछे तमीज से, x2 y1 बता के चल दो ना आगे को, क्यों आप हल्ला मचा रखा आपने? ठीक है, क्यों हमारी बेइज्जती कर रहे कि हमने इजी क्वेश्चन दे रखे? कोई बात नहीं यार, इजी विजी कुछ नहीं है। ठीक है, अभी आगे चलते रहते हैं। 7th क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी होगी अगर ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक? फिर से कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं इस बार, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे के सारे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे कि हम जानते ही नहीं होंगे, हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खास बात होती है। पूछो क्या? मैं बताता हूँ। अगर एक मैट्रिक्स है, मैंने अभी आपको प्रॉपर थ्योरम के थ्रू कराता है, लेकिन टाइम जाएगा मुझे पता है, और आप लोग तो हमेशा यही देखते हो किसमें कम टाइम ज़्यादा लग रहा है वाला सैंपल पेपर देखते हैं। आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि क्वालिटी क्या है, कि कहाँ डिस्कशन हो रहा है। भले ही 12वीं में पहुँच गए आप। तो मैं कहना चाह रहा था कि मैं आपको बताता कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स A होती है तो उसका ट्रांसपोज निकाल कर, अगर हम A में से A को ट्रांसपोज लेकर आधा करेंगे तो वह 100% स्क्यू सिमेट्रिक होती है। प्रूव किया मैंने थ्योरम। तो मैं आपको डिजाइन कर कर दिखाता स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन मैं डायरेक्ट लिखूंगा। मैं आपको वही बताता हूँ जो यहाँ पर दे रखा। अगर 3x3 की मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ, सौदा है दिल का ये तू कर भी ले, मेरा जहां बाहों में तू भर भी ले, सौदे में दे कसम कसम भी ले, आके तू निगाहों में संवर भी ले, सौदा ये वादों का है यादों इरादों का है, ले ले तू वादे चाहे तू तो मुकर भी ले, सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुमको पाना है या तूने मेरे को खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराजी, अरे आ रे आ रे आ।
आपको ऑब्जर्व करना था इतने टाइम पे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। एक सबसे पहली बात, प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा जीरो होता है। ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे एविडेंटली प्रूव्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ होता है, ठीक है। हम जब लेक्चर पढ़ते हैं तो हम हर एक बात की को वो करते हैं। अच्छा, एक खास बात अगर आप देखो तो इसकी पोजीशन क्या है सर, ये A12 है, इसकी पोजीशन क्या है A13 है, इसकी पोजीशन क्या है A21 है सर, इसकी पोजीशन A31 है सर, इसकी पोजीशन A32 है सर, इसकी पोजीशन A22 है सर, उसकी मत लिखो सर, उसकी मत लिखो सर, इसकी लिख दो सर A23 है। अगर आप गौर करेंगे तो असल में AIJ बराबर होता है नेगेटिव ऑफ AJI, ये इसका रूल है, और AAII हमेशा जीरो। ये दो रूल होते हैं इसके। II मतलब कहने का मतलब है कि रो और कॉलम सेम होंगी तो वो यहाँ होती है 1 1 2 2 3 3, तो वो जीरो होते हैं हमेशा। अदर देन दिस जो भी होते हैं AIJ, और अगर आप ऑर्डर पलट देते तो नेगेटिव का फर्क आता है। जैसे A12 की जो वैल्यू है A21 की उसकी नेगेटिव होगी, A31 की जो है A13 की उसकी नेगेटिव होगी, A23 की जो है A32 की उसकी नेगेटिव होगी। ऐसे ही है फिर हम। अब इसको देखो, ये मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा कि भाई ये वो है स्क्यू सिमेट्रिक। इफ इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये जीरो तो A क्या करने बैठा हुआ, वो उसको भी जीरो करो। अच्छा सर ये -1 उसका भाई 1, ये अगर 2 है तो सर ये पक्का -2 होगा, बोलो नहीं होगा, बोलो नहीं होगा, बोलो शाबाश। अगर ये सर 3 है तो 3 है बेसिकली, तो वो वाला -3 होना चाहिए, यानी दिस थिंग शुड बी -3, दिस थिंग शुड बी -3। गलती मत करना, B बराबर 3 होना चाहिए, B बराबर 3 होना चाहिए, यानी कि अगर ये 3 है तो B 3 होगा तभी वो -3 हो पाएगा। तो मुझे मिल गया, पता नहीं क्या था, A + B + C, यानी A 0 हो गया, B 3 हो गया, C 3 हो गया। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं, C 2 है सर, C 2 है सर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 आंसर है इसका। अरे दीवाना था, ला 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 ला। इनको पता होता ना मैं एग्जाम दे रहा तो ये जरूर 3 भी आंसर लिखते और मैं करके आता और गलत कर देता। अभी समझ में आ गया? आगे बढ़ो। फॉर एनी टू इवेंट्स P ऑफ A बार, P ऑफ A बार का मतलब कितना है सर? हाफ है। P ऑफ B बार कितना दे रखा सर इन्होंने? सर ये भी इन्होंने 2/3 दे रखा। बार मतलब नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो B, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग B, ठीक है। एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B। कितने अच्छे से हम पढ़ते हैं ना इन चीज़ों को। अब तो आप लोगों का सिलेबस भी इतना रिड्यूस हो चुका है ना, क्या बताऊँ मैं, पहले तो और मजा आता था इन चीज़ों में। देन P ऑफ A बार डिवाइडेड बाई B बार इक्वल टू, बोल ले किसके इक्वल होगा सर? एक बार बताऊँ मैं आपको, बता ही दो सर, आज तो देखी जाएगी सर। ये ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टाइप की बातचीत कर रहे हैं हमसे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार व्हेन B बार हैज़ अकर्ड, वो बात बोलना चाह रहे हैं। लेकिन हमें इससे क्या सर, थोड़ा बहुत तो है हमें इससे, ऐसी बात नहीं है। इसलिए आपको बेसिक हल्का सा फॉर्मूला याद दिला दूँ। अब ये कैसे आता है, 1 घंटे का तो मैंने सिर्फ ये लेक्चर लेने में लगा रखा है इसका कि आता कैसे है फॉर्मूला, ठीक है। अगर वो नहीं पढ़ते तो नो पेन नो गेन यार, ठीक है ना। ऐसे में डायरेक्टली चीज़ें नहीं समझ में आती। देखो चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहने की कोशिश कर रहे हो, जलना भी सीखो प्लीज़। अगर आप चाहते हो कि आपको सब चीज़ें समझ में आए, एक बच्चा जिससे सब सारे क्वेश्चन हो रहे हैं उसको अपने आप नहीं हो रहे, मेहनत करिए उसने, ये ध्यान रखना। चाहे वो कितना बोले आपको नहीं करता, या चाहे आप कुछ भी बोल लो कि वो तुक्का है या गॉड गिफ्टेड, कुछ भी बोलो, मेहनत जरूर कर रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना आप खुद भी हो सकते हो, इसलिए मेहनत करो, ठीक है ना। टाइम लगाओ। मुझे पता है एंटरटेनमेंट के बहुत साधन है, क्यों देखोगे आप लेक्चर, मुझे क्यों देखोगे आप, है ना। लेकिन यही मेहनत है कि आपके पास 36 तरह के एंटरटेनमेंट के साधन होने के बावजूद आप अगर लेक्चर देख रहे हो तो फिर वो अलग बात है अपने आप में। वही बच्चे तो कुछ करेगा, या मैं निकालना था, कुछ करेगा मतलब वही है यार, ऐसा जबरदस्ती नहीं है ये पढ़ना ही है, मत पढ़ो। लेकिन हम चाहें ना कम से कम, फिर अगर हम इनपुट नहीं दे रहे तो आउटपुट भी ना चाहें फिर तो, ठीक। देखो चलो, श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। जमाना भी इस लेवल तक आ गया कि कर्म भी नहीं करना लेकिन फल की चिंता भी करनी है। P ऑफ A सर ये तो आपको गिवन है, देखो झूठ मत बोलो सर, ये गिवन है आपको, झूठ नहीं सर, गोली बेटा झूठ नहीं। अच्छा तो क्या P ऑफ A बार, आपको एक बात बताऊं मजे की, देखो डी मॉर्गन्स थ्योरम वगैरह जो हम पढ़ते हैं जो इसमें, और इसको मैं वेन डायग्राम से प्रूफ कराता था, आराम से प्रूफ करा रखा मैंने, बहुत प्यार से प्रूफ करवाया था वेन डायग्राम बना करके। लेकिन अभी डायरेक्टली देखो आपको अभी भी समझ में आ जाएगा। A को लिख दो, B को लिख दो। अगर आप इस बार को कॉमन लेना चाहते हो दोनों का, तो इनके बीच का इंटरसेक्शन हटा के यूनियन कर दो। सिमिलरली अगर ये A बार यूनियन B बार होता, अगर आप चाह रहे हो कि मैं बार को दोनों का कॉमन कर दूं कि दोनों में एक ही बार आए, दोनों एक ही बार के अंदर अगर हो, तो आप इंटरसेक्शन को हटा कर यूनियन कर दो।
ये तो ये मैथ्स नहीं है, लेकिन अगर आप इसे मैथ्स समझो, ऑल्दो आपको मजा आ गया होगा इसमें, लेकिन ये मैथ्स नहीं होती। मैं आपको फिर बता दूँ, आधे से ज़्यादा लोग ऐसी चीज़ें, ऐसी करामात उटपटांग की छोटी मोटी ट्रिक लगा के उसे मैथ्स कहते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट मैथ्स यार। ये तो बस करे वो चमत्कार टाइप की चीज़ें होती है, ये थोड़ी ना चीज़ होती है मेन। मैथ्स इज़ नॉट अबाउट दिस। वो बोलती है कि क्यों भाई क्यों, वो तो अलग बात है, पैटर्न बन रहा है। चलो खैर यार, हमें क्या, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये कितना होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी का बार। ये कैसे सर एक बार बताओ, क्या आपने बचपन में कभी ये पढ़ा, 11th में सेट्स पढ़ा था आपने? सर क्या आपने तो बिल्कुल दुखती नस पे रग पे वो रख दिया, हाथ रख दिया आपने तो यार एकदम। हाँ मतलब मैं तो जैसे कि हुई नहीं ना यूट्यूब में, मैं तो पढ़ाता ही नहीं ना जैसे 11th की क्लास है, आपने कभी देखनी तो है नहीं मैथ्स वगैरह मैं पढ़ा रहा कि नहीं पढ़ा रहा। पी ऑफ ए कितना होगा सर? अच्छा ए बार अगर गिवन है तो क्या आप समझ सकते हो कि पी ऑफ ए कितना होता है, 1 में से उसे घटा देते हैं। अगर पी ऑफ बी बार गिवन है तो आप समझ सकते हो कि पी ऑफ बी कितना होगा, 1 में से उसे घटा दो, क्योंकि नॉट क्या होता है, 1 में से घटा दो। सिमिलरली बस, तो पी ऑफ ए कितना हो गया, 1/2 हो गया। पी ऑफ बी कितना दे रखा आपको उस हिसाब से, 1/3 दे रखा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी तो आपको डायरेक्टली ही दिया था क्वेश्चन में, 1/4 है। सॉल्व करो इन लोगों को, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो ताकि ये 2 1 जा 2 हो जाए और नीचे 4 दोनों का सेम है, 2 और 1 3 हो जाए, 3/4 + 1/3। अपना अपना कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कॉपी मत करना मेरे से। 3 3 9 + 4 13 होता है, 13/12 हो गया है फिलहाल, ये इतना हो गया। लेकिन सर ये तो इतना बार निकाल क्यों रहे सर, आपको हो क्या गया आज? सर मुझे कुछ नहीं हुआ एक्चुअली, मैं बताना ही चाह रहा था कि मुझे अगर पी ऑफ ए यूनियन बी का बार निकालना है ना, तो इसका मतलब है कि जैसे 1 माइनस कर दो इसे, क्योंकि अल्टीमेटली आप शायद समझ पा रहे होंगे मैं क्या कर क्या रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार बराबर 1 होता है, किसी चीज़ के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी मिलाकर टोटल प्रोबेबिलिटी बनाती है 1। तो इस हिसाब से ये भी सर 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी हो जाना चाहिए। हाँ जी हो जाना चाहिए बिल्कुल। तो उस हिसाब से सर कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 में से 13/12, अरे सर क्या बात कर दी आपने, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। 12 में से 13 गया माइनस, क्या करते क्या, कैलकुलेशन कैसे आपका बेकार सा। 2 1 3 होता है, 3/4 हो गया, 3/4 हुआ प्लस 1/3 3 3 9 9 9 4 13 होता है, 4 3 12 होता है। मैंने बिल्कुल सही किया। ओह माय गॉड, आप लोग कोने से हंस रहे होंगे, मुझे पता है, हंस लो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला गलत लगाया ना मैंने, हंस लो सबके सब, ठीक है। हाँ चलो, पी ऑफ बी होता है यहाँ पर, और आप समझते होंगे शायद कि ये माइनस का पी ऑफ इंटरसेक्शन भी होना चाहिए था। इट वॉज माई बैड, ये ठीक है, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ कि मैंने गलत किया। पी ऑफ ए हमारे पास कितना था, 1/2 था। पी ऑफ बी कितना है, 1/3 है, ऊपर देखिए। और ये कितना है हमारे पास, 1/4 है। टेंशन पता क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, अरे यार टाइम इतना हो गया, क्वेश्चन इतने, ये मेरे दिमाग में टेंशन चल रहा। इसलिए नहीं चल रहा कि मुझे दिक्कत है, इसलिए चल रहा कि यार फिर मैं जिनके लिए कर रहा हूँ वही भाग जाते हैं इस चीज़ में। फिर मुझे लगता है मैं कर ही कह रहा हूँ, पानी पे लकीरें खींचने में लगा पड़ा हुआ। 2 × 2 2 × 2, कोई ढंग का बच्चा आता ही नहीं जिसको पढ़ने का शौक है। 2 × 2 + 1 3 3/4 प्लस 1/3, 3 3 9 9 और 4 13 होता है, 13/12 हो गया। अब फिर मैं प्लस ही कर रहा, हो क्या गया मुझे? सर बातें कम करो आप। 2 में से 1 गया 1, 1/4 प्लस 1/3, अभी सही है। 3 4 7/12, अभी है इस वर्ष सही करने से। जरा पी ऑफ ए यूनियन बी वही करूँगा, 1 में से घटा दूंगा। 1 में से अगर घटाऊंगा तो इसको 12 में से आ गया, 5/12 आएगा। क्यों कर रहे हो सर इतनी करामात है आप? सर हम इसलिए कर रहे हैं ना इतनी करामात है, क्योंकि यहाँ पे हमें डालनी थी वैल्यू इस चीज़ की, हमें इसकी डालनी थी, लेकिन हमने तय किया कि ये चीज़ इसकी इक्वल होती है और ये हमने निकाल दिया। तो 5/12 के अपॉन में 2/3, 5/12 के अपॉन में 2/3, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या हो जाएगा सर, इससे 12 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो 5 के अपॉन में सीधे 8 आ जाएगा। ठीक है, कहीं है, ये आंसर है आपका। ये बेसिक है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सफिशिएंट टाइम होता है आपके पास, सफिशिएंट टाइम होता है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ और मैं बहुत चीज़ें टच कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कम से कम इसी बहाने कम से कम कुछ तो कॉन्सेप्ट तय हो आपके, खाली क्वेश्चन करने का क्या फ़ायदा। आवाज़ आ रही मेरी? अच्छा, द वैल्यू ऑफ एल्फा ऑफ द एंगल बिटवीन ये वो सो देर का पी वैक्टर इज इक्वल टू 2α² i कैप माइनस 3α j कैप प्लस का k कैप एंड q वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस का अल्फा k कैप इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बीच का एंगल। अब आपको पता होगा कि एंगल निकालने के लिए आप इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हो कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय ab। अगर इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, cos थीटा आपका पॉजिटिव हो सकता है, या cos थीटा की मैं बातचीत कर रहा हूँ, या cos थीटा आपका नेगेटिव हो सकता है। अगर cos थीटा पॉजिटिव है दैट मीन्स एक्यूट एंगल की बातचीत चल रही है सर, और ये नेगेटिव है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या। इसकी ज़्यादा तह पे नहीं जाऊंगा मैं कि क्यों होता है, ऑल्दो आपको पता जरूर होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यही नहीं आएगा एग्जाम में। तो सिर्फ बता रहे हैं कि आपको सारी बातें पता है, क्योंकि चीज़ें एक नहीं होती ना, सिंगल एकदम ऐसा हो सिलेबस तो हम डिस्कस करें, है ही नहीं ऐसा। मैथ्स डिमांड ही नहीं करती, वो बोलती मैं हुई नहीं ऐसी। मुझे अगर पढ़ रहे हो तरीके से तो मैं सारी आ जाऊंगी, एक बारी में नहीं आऊंगी तो सारी नहीं आऊंगी, फिर ऐसा होता है। ठीक है, अब इसकी तह पे मैं बिल्कुल नहीं जा सकता अभी कि क्यों होता है। चलो आप बोलोगे तो थोड़ा चले भी जाता हूँ। ऐसा होता है ना ऑब्ट्यूज एंगल शकल से, सेकंड क्वाड्रेंट पे पढ़ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है,
या आप समझ सकते हो कि बेसिकली 180 से छोटी और 90 से बड़ी जो भी वैल्यू डालते हो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या कॉस नेगेटिव होता नहीं होता, इसीलिए बोला मैंने ऑब्ट्यूज। तो कुल मिलाकर के इसके कॉस को आपको करना क्या था, इसको ऑब्ट्यूज बताना है, द वैल्यू ऑफ द एंगल बताना है बिटवीन, इनके बीच का एंगल बताना है, किसके बीच में। तो अगर इनके बीच का वो है तो कॉस थीटा जरूर 0 से छोटा होना चाहिए, कॉस थीटा जरूर 0 से छोटा होना चाहिए। अगर कॉस थीटा 0 से छोटा होना चाहिए मतलब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का डॉट, क्योंकि पहले डॉट करो दोनों का, तो 2 अल्फा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि आई का वो इतना होगा, -3 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा होगा, 1 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। रही बात नीचे पी का मैग्नीट्यूड और क्यू का मैग्नीट्यूड आएगा, मैं लिख नहीं रहा उसे क्योंकि मुझे पता है अल्टीमेटली 0 ही होने वाला है यहाँ जा करके। तो मुझे समझ में आ रहा है दिस इज ओनली गिविंग मी 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा प्लस अल्फा विल गिव मी -2 अल्फा एंड लेस देन 0। मैं 2 अल्फा को कॉमन निकलवा लूंगा, अल्फा -1 इज लेस देन 0। मुझे समझ में आ रहा है कि 2 तो 0 हो नहीं सकता, मतलब उसका तो कोई लेना देना नहीं है, तो अल्फा इंटू अल्फा -1 लेस देन 0। अच्छा क्वेश्चन बन गया फिर तो। यहाँ से आगे कैसे करोगे, वेवी कर्व मेथड वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब बेसिक है, आपको जैसे भी आता हो वैसे कर लो, लेकिन मैं फिलहाल वो बताता हूँ जैसे मैं आपको सिखा सकता हूँ। देखो जब भी आपको कभी ऐसा दिखे इनइक्वालिटी अल्फा -1 इज लेस देन 0, इतना तो समझ में आ रहा है कि एक अल्फा इज इक्वल टू 0 पर ये 0 होगा, और ये 0 तब होगा जब अल्फा 1 हो जाए। बेसिकली ये देखो कि 0 किस किस जगह पे हो रहा है, क्वाड्रेटिक टाइप है ना, तो 2 जगह पे होंगे, एक 0 पे होगा, अल्फा 0 रख दोगे 0 हो जाएगा, अल्फा 1 रख दोगे तो भी ये होल 0 हो जाएगा। तो अल्फा 0 और 1 बेसिकली आपको पॉइंट्स मिले, 0 और 1 यहाँ रहते हैं। अब 0 से नीचे कोई भी पॉइंट यहाँ डाल के चेक करो, 0 से नीचे कोई भी -1 डालते हैं, अगर आप -1 डालोगे तो ऐसा होगा, -1 डालोगे तो ये ऐसा होगा, यानी ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। मैं कहना यानी इससे पीछे ये पॉजिटिव नेचर रखता है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा सर एक काम करो प्लीज, एक बार 0 से बड़ा कोई नंबर डाल दो लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए, हाफ डाल देते हैं। अगर हाफ डाला तो ऐसा दिखेगा, और 1 में से हाफ जाएगा तो फिर ये माइनस का हाफ होगा, आई एम सॉरी, हाफ में से 1 जाएगा तो माइनस का हाफ होगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इस नेचर में नेगेटिव है। 1 से ऊपर कोई भी नंबर डालो सर, 1 से ऊपर अल्फा के प्लेस पे 2 डालते हैं, तो अल्फा के प्लेस पे 2 - 1 कितना होगा, 1, पॉजिटिव आ रहा है सर, पॉजिटिव आ रहा है। व्हाट डज इट मीन नाउ, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये आंसर चाहिए था नेगेटिव चाहिए था, नेगेटिव कहाँ पर है, ये नेगेटिव कहाँ पर है, तो खबर लग रही है कि नेगेटिव सिर्फ ये 0 से 1 के बीच में है। क्या सर 0 और 1 इंक्लूडेड है या 0 और 1 एक्सक्लूडेड है, इनमें से विच वन इज ट्रू। सर अगर 0 और 1 ले हम एक बार के लिए, अल्फा को 0 रख दे तो वो 0 होना चाहिए, लेकिन इक्वालिटी नहीं लगी है, ऐसे ही 1 के साथ है, इक्वालिटी नहीं लगे वाले आंसर होंगे, ये वाले नहीं होंगे, 0 1 विल बी द रिजल्ट, ये इसका आंसर है। वो चाहते तो वैसा भी एक ऑप्शन दे सकते थे, लेकिन चलो समझ गए होंगे शायद आप। इफ अल्फा का मैग्नीट्यूड, इफ अल्फा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बीटा वेक्टर का मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी बी नहीं है, ए बी होगा शायद, ए ही ए बी। उसके बाद वो पूछ रहे कि ए प्लस बी का सम करने के बाद मैग्नीट्यूड 5 आता है, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब ए और बी का डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है पूछ रहे हैं। बहुत ईजी है, अगर आपने मेरे साथ पढ़ा हुआ है वेक्टर अलजेब्रा, जिसके 1 शॉट्स वगैरह कितने अच्छे तरीके से करें, आप बताओ ना जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है मैं उसे करा दूंगा आराम से। ठीक है, देखो इधर हमारे पास हमें इतना पता होता है कि a प्लस बी वैक्टर जो होता है इसका जो स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यह चीज़ मैं बच्चों को तब पढ़ा देता हूँ जब वो क्लास 11 के फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं मोशन इन अ प्लेन वेक्टर अलजेब्रा में, क्योंकि वही इसका डेरिवेशन है सही मायनों में। ठीक है, तो बस ये होता है यार। ऐसे करके अगर कोई पूछे कि a माइनस बी अगर वेक्टर का निकालते हो, डिफरेंस निकालते हो और फिर उसका मैग्नीट्यूड चेक करते हो, तो उसका स्क्वायर इतने के इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, बस फर्क ये होता है। अगर आप देखो इस क्वेश्चन में a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 5 दे रखा है, तो उस हिसाब से ये चीज़ होगी 5 का स्क्वायर 25 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर कितने, 3 का स्क्वायर 9, बी दोनों 3 है क्या, ये 4 है, 3 4 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2ab cos थीटा, ऐसा लिख दो यहाँ पे एक बारी के लिए। ये 25 होगा, 25 माइनस 25 0 होगा, तो 0 इज इक्वल टू 2ab cos थीटा, समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ से समझ में आ रहा है कि 2ab cos थीटा की वैल्यू 0 है। आपको ये निकालना था a स्क्वायर, a कितना है यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और ये पूरा 0 है, तो दैट होल विल बी 0, 25 हो गया। लेकिन हमें तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए, ना कि उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ना कि उसका स्क्वायर। 5 लिखोगे सिर्फ, क्योंकि प्लस माइनस लिखने का सेंस नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव होगा हमेशा, तो 5 विल बी द रिजल्ट। LPP फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, देखो आगे बढ़ो। फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y है एंड feasible रीजन डिटरमिन्ड बाय अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन शोन द ग्राफ। पिंच करके जूम कर लो अगर दिख नहीं रहा तो। इसके कॉर्नर पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, 30, 20 कॉर्नर पॉइंट है, 40, 0 एक कॉर्नर पॉइंट है, 0, 0 एक कॉर्नर पॉइंट है, 0, 40 कॉर्नर पॉइंट है। बाउंडेड है आपका ये रीजन, feasible रीजन बाउंडेड है।
इसीलिए इसका आंसर इन 4 कॉर्नर पॉइंट में से कोई एक ही मैक्सिमम और कोई एक ही मिनिमम होगा। यानी पूरे के पूरे कंस्टेंट z की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मेरा कहने का मतलब है इन 4 पॉइंट्स में ही मिलेगी, किसी एक में। कोई एक मैक्सिमम देगा, कोई एक मिनिमम देगा, क्योंकि बाउंडेड है। तो अभी बोल रहे कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है। भाई हमने कहा कोई बात नहीं, निकाल के देख लो यार, इतना भी क्या वो हो रहा। z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y, मैक्सिमम कहाँ पे, मिनिमम कहाँ पे, फटाफट पता कर लो। 0,40 पे चेक कर लो, 30,20 पे चेक कर लो, उसके बाद 0,0 पे चेक कर लो, और उसके बाद 40,0 पे चेक कर लो फटाफट से। देखो चलो 4 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है। 3 इंटू 4 कितना होता है, 120 होता है। इसका आंसर 120 आ गया। उसके बाद 30 इंटू 4 कितना होता है, 120 होता है। 20 इंटू 3 कितना होता है, 60 होता है, 180 आ गया। 0 इंटू 0 भाई 0 हो गया भाई, ये तो 0 ही हो गया। 40 इंटू 4 160 होता है, प्लस 0 होता है, तो बेसिकली 160 हो गया। इन सब में मिनिमम आपको दिख रहा है कहाँ पे, मैक्सिमम कहाँ पे, देख लेते हैं पूछ के। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एट 40,0। दिमाग सही है इनका? नहीं, गलत है इनका दिमाग। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एट z एट, मैक्सिमम वैल्यू 30,20 पे। मैक्सिमम वैल्यू इन सब में ये मैक्सिमम है, अगर आप ध्यान से देखो ये मैक्स है, और इन सब में मिनिमम ये है। मैक्स बोल रहे कि 30,20 पे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मतलब ये बात सही है फिर तो उस हिसाब से। वैल्यू ऑफ z एट 40,0 में लेस देन है 0,40 से। 40,0 वाली वैल्यू 0,40 से कम है। आपको कम दिखता है 160 130 में? कैसे कैसे बात करते हैं ये लोग भी ना। द वैल्यू ऑफ z एट 30,20 लेस देन, भाई 30,20 के बारे में कुछ मत बोल देना, नाराज हो जाएंगे हम। वो सबसे ज्यादा बड़ा है, अब बोल रहे हो उससे छोटा है, छोड़ो हम आगे नहीं पढ़ रहे। तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे हैं, प्लीज इन्हें देखो ध्यान से। सर यार क्या बात करें, 55 मिनट तो आपने अभी ले लिया, ऐसा बोल रहे हैं आप? अच्छा जी, ये बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोल लो जो भी बोलना है। ये क्वेश्चन है सर, इतना प्यारा क्वेश्चन है सर, देखो तो जरा कितना प्यारा है सर। dx x क्यूब प्लस 1 प्लस x की पावर 4 का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन देखे पता नहीं उन्हें सब्स्टिट्यूशन याद आता है, पता नहीं क्यों, मेरी ऐसी आदत है यार, पता नहीं कैसी आदत है मेरी, अजीब सी, पता नहीं सब्स्टिट्यूशन क्यों याद आता है बात बात पे। आपको सिंपल वे में मैंने देखा हुआ सॉल्यूशन कैसे दे रहेगा, वो भी करवा दूंगा अभी। वो एनडीए में, असल में एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए मैथ्स की, मैं एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ, एनडीए नहीं की, ठीक है, डिफेंस एग्जाम की, उसका क्वेश्चन है, पाथफाइंडर में भी मौजूद है। फिलहाल मैं उस तरीके से नहीं करूंगा, लेकिन मैंने बोला पहला फील मुझे सब्स्टिट्यूशन का आया इस पे। अगर मुझे पहला फील इस पे सब्स्टिट्यूशन का आया, और आपको बताऊं कैसा फील आया मुझे, देखो ये फील आया कि अगर कभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, मेरी पता नहीं बचपन से आदत है कि x बराबर tan थीटा रख दूं। ये मैंने आपको बहुत बार बता रखा है लेक्चर के दौरान, कब क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो क्या करना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो क्या करना चाहिए, याद आ गया? सब पढ़ा रखा मैंने ना, ऐसे ही करता हूँ फिर मैं यार, क्या करूँ। तो कुल मिलाकर के ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, जो आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आइडेंटिटी बनाने के लिए ऐसे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू डाला करो, इससे आइडेंटिटी बन जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 5 में 1 में आप x बराबर सेक थीटा डालोगे ताकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ बने। 1 माइनस एक्स स्क्वायर में आप x बराबर साइन थीटा डालोगे ताकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बने। समझ ही नहीं आ रहा आपके कुछ? नहीं सर समझ में आ रहा, हमारे बहुत समझ में आ रहा सर, बहुत ज्यादा समझ में आ रहा, बस झेल रहे हैं आपको, हम झेल रहे हैं सर बस हम आपको। देखो चलो, अब इसकी शक्ल आपको लग नहीं रही होगी, लग रही है इसकी, लग रही है सर, लग रही है। अगर आप देखने पे आ जाओ ना सर तो लग रही है, देखो लग रही है। यहाँ x को tan थीटा मान लेते तो इसका स्क्वायर, इस बार मेरा मन सा कर रहा है अजीब सा कि x स्क्वायर को tan थीटा मान लो। ले भाई अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, समझे बात को? तो ऐसे ऐसे मन कर जाता है मेरा, कभी भी कर जाता है, पता भी नहीं चलता मुझे, खुद पता नहीं चलता कब कर जाता है। लेट x स्क्वायर बराबर 1 बोल, वो tan थीटा बोल दो, दोनों तरफ वो करो, 2x dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा ही होता है, क्योंकि फिलहाल तो ये निकल के आया। अब आ जाओ सर यहाँ, dx बराबर कितना होगा सर, dx बराबर सर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और सर 2x पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ आपने, ऊटपटांग चीज़ें सब लिख दो जो भी है। 2x को नीचे डाल दिया इसके तो dx लिख दिया। अब x क्यूब इसका इंतजार कर रहा है, बोल रहा भाई बाहर तो आओ तुम एक बार, तब तुम्हें बताता हूँ मैं। 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि बेसिकली x का स्क्वायर दोनों तरफ करोगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, रूट कट जाएगा, सेक थीटा ओनली। अभी अच्छा नहीं लग रहा कि x यहाँ बैठा हुआ, एक्स की बार 4 आ गया, एक्स की बार 4 फिर से tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तेरे बिना वो कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया, जो सिर्फ मेरा था सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। हम के दिल में जुमना नाम बजा, यार मेरे लिए क्यों मांगी ना रहा,
मेरी सांस चले बता देंगे जियूं तेरे बिना फासले ना दे कि मैं हूँ आसरे। आंसर आ गया आपका। आयला सर वहाँ तो थीटा है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है यार भाई, थीटा नहीं है तो उसमें क्या बड़ी बात है, डरा क्यों रहे हो आप हमें। देखो सर एक्स स्क्वायर आपने tan थीटा माना था ना सर, तो ये थीटा है तो ये एक्स स्क्वायर होगा, ये 1 होगा, ऐसे ही तो होता है सर परपेंडिकुलर वन बेस। तो उस हिसाब से सर ये एक्स की पावर 4 + 1 होगा कि नहीं होगा, पाइथागोरस वगैरह से होगा सर। तो सर कॉसेक थीटा कितना होता है सर, पर साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है सर, हाइपोटेनस मतलब ये सब कुछ दिख रहा है आपको जो तेरे बिना वो समझ में आ गया। आगे बढ़े, इसको उस तरीके से भी बताता हूँ जो आपको एग्जाम में उसमें दिया हुआ सिंपल पेपर। वो तरीका ऐसे है ना कि आपने एक बार पहले किया हो, ये तरीका नेचुरल था कि मतलब नेचुरल थॉट आया तो किया। इसमें क्या है कि आपने प्रैक्टिस की होगी तो ही कर पाओगे वाली बात है। मतलब ऐसा नहीं है एक बार देख लिया तो अगली बारी में आपको एक आइडिया मिलेगा कि ऐसे भी हो सकता है। समझ रहे बात को। देखो इसमें क्या करेंगे एक बारी के लिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ जो सैम्पल पेपर में अगर इसे समझ नहीं आएगा उसके लिए, अदरवाइज मेरी तरफ से रिकमेंडेड पिछले वाला मेथड है, बाकी आपकी अपनी मर्जी। एक्स की पावर 4 कॉमन लिया तो ऐसा बन जाएगा, एक्स की पावर 4 कॉमन लिया तो ऐसा बन जाएगा, इस पावर एक्स की पावर 4 की पावर हाफ कितना होगा, 2 होगा, 2 बाहर आएगा एक्स की पावर, 3 और 2 5 हो जाएगा। अंदर की चीज़ों को वैसे का वैसा ही रहने देंगे हम। ये मुझे तो इसलिए समझ में आता है क्योंकि मैंने एनडीए जब पढ़ा है, मतलब एनडीए के उसमें पढ़ा रखा, सॉरी एनडीए बोल रहा हूँ मैंने कहा जब मैं एनडीए का पढ़ा रहा था तो उस समय मतलब उस समय एक क्वेश्चन क्योंकि आया रहता है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाती है। ऐसा मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ तो पहली बार जब मैंने किया था उस क्वेश्चन को उस समय तो मुझे भी नहीं आता था, सॉल्यूशन देखने के बाद जब एक्सप्लोर किया तो समझ में आया। ठीक है चलो 1 + 1/x की पावर 4 दोबारा रिपीट कर दिया मैंने, चलेगा। पावर हाफ है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेट, क्योंकि ना मुझे फिक्स्ड पता है तरीके, मैं दिमाग नहीं लगा रहा। पहली बात मैं आपको ये क्लियर करता हुआ चलूँ, 1 का आंसर 0 होता है सर डेरिवेटिव, एक्स की पावर 4 का आंसर ऊपर जाके नीचे आके ऐसा होगा, आप सभी जानते हो शायद। ठीक है पहले मैं नहीं करता था इतना तेज, अब पता नहीं क्यों ना आदत सी पड़ गई, आप भी कर लेते हो, आप आराम से करो। लेकिन आप क्या पता आप बोलोगे सर क्या ही तेज कर रहे हैं, इससे तेज तो हम ही करते हैं। हाँ ऐसे भी होंगे आप लोग, मुझे पता है आप लोग ऐसे ही हो, लेकिन यार मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन एक्स की पावर 5 dt ऊपर चले गया, नीचे 4 आ गया 1 के साथ, ऐसे करके मैंने dx की वैल्यू लिखी, नीचे x की पावर 5 उसका इंतजार कर रहा है, और वो पूरी चीज़ को हमने t माना है तो उसका हाफ हो गया, तो इसने इसको उड़ा दिया, यही हम चाह रहे थे बस। यस t की पावर हाफ ऊपर चले गया, -½ dt हो गया। इसे सॉल्व कीजिए, माइनस का 1/4, t की पावर -½ +1, t की पावर हाफ होगा और अपॉन में हाफ होगा, ये इसको काटेगा 2 बार कट जाएगा, ये +c इसका आंसर आ रहा है। अल्टीमेटली योर रिजल्ट इज -1/2 √t + c, और √t आप जो आपने t अज्यूम किया होगा वो डाल दो। t आपने क्या सपोज किया था माय डियर, ध्यान से देखो, इतनी सारी कहानी आपने ही तो अज्यूम की थी सारा का सारा। तो 1 रूट के अंदर 1 + 1/x की पावर 4 + c, थोड़ा फर्दर सॉल्व करोगे एक स्टेप तो आप पता करोगे कि इसका आंसर आ रहा x की पावर 4 + का 1 रूट के अंदर, x की पावर 4 रूट से कटेगा, x² बनेगा प्लस का c, वैसे ही आंसर है जो पिछली बार था। ठीक है दिस वन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, मज़ा सा आ गया, मुझे तो मज़ा आ गया आपको पढ़ा के आज। ये क्वेश्चन देखो कि मतलब मैं इस बात पे इनकी तारीफ जरूर करूंगा, क्वेश्चन को इतना प्यारे तरीके से ला रखा है, कॉन्सेप्ट है हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में मुझे ऐसा नहीं करना पड़ रहा ले भाई, मतलब मेरे लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए आइडियल पेपर है कि जहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट सिखाने हो किसी बच्चे को, कि अगर रिविजन कराना हो ना आपका तो आइडियल है, क्योंकि अगर आप देख रहे होगे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वैसे मेरे हिसाब से तो बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा हो प्लीज़ बता देना कि सर आप सही बता रहे हो। मेरे हिसाब से मैं हर जगह पे खोल रहा हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि आता था वहाँ से डायरेक्ट नहीं ला रहा, मैं जितना हद तक जा सकता हूँ जाऊँगा, जैसे इसकी भी जाऊँगा मैं हद तक, दिखाता हूँ मैं आपको मैं कौन सी हद की बात कर रहा हूँ। देखो एक्चुअली क्या होता है ना डियर, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 8 से 10 प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, हर एक प्रॉपर्टी मैं प्रूव कराता हूँ जब मैं क्लास वगैरह में लेता हूँ, मैं आपको प्रूव कराता हूँ, आपको शायद याद होगा कि सर आप प्रूव कराते हो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो बस मैं वही आपको करवाता, ये चमकेगा, मैं आपको प्रूव करवाता हूँ। ठीक है तो मैं अभी आपको समझाने की कुछ कोशिश करूँगा, आप शायद समझेंगे। 0 की पावर 2 पाई fx dx, आपको पता है कितनी प्यारी चीज़ है ये बोलता है कि भाई इसका आंसर होता है 0 to a fx dx प्लस 0 to a अगेन f of 2a minus x dx। आपको पता है मैंने यहाँ आने से पहले अपना वीडियो खुद देखा इसका, ऐसे ही करता हूँ मैं अपने वीडियो, इसलिए तो बनाता हूँ मैं वीडियो, असल में बनाता ही इसलिए हूँ। ठीक है तो मैंने देखा कि मैंने कैसे प्रूव किया था लास्ट टाइम, देखा मैंने, अगर आपको देखना हो तो आप देखना उस वीडियो को, प्रणव पांडे डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टीज ऐसा कुछ तो सर्च करना मिल ही जाएगा।
ये 2π नहीं है, दिस इज 2a, ठीक है। और ये इतनी खूबसूरती से निकलता है, याद नहीं करने की चीज़ होती है, याद नहीं करने की। अगर आपने याद किया फिर आपने मिस्टेक कर दिया फिर से। अगर आप फॉर्मूला शीट बनाते हो ना मैथ्स में, आप बहुत बड़ी गलती करते हो। 10वीं के बच्चे बोलते हैं तो मैं सोचता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ना, लेकिन वो नहीं समझते। पहली बात तो उनका फॉर्मूला ही क्या है, ये तो आपको ही पता है क्या ही फॉर्मूला है 10वीं में। सेम चीज़ आपके साथ भी, आपके पास भी क्या ही फॉर्मूला है, कुछ नहीं फॉर्मूला आपके 12वीं में भी। अगर हम सोचते हैं कि फॉर्मूला शीट बनाकर मैथ्स आती है, नहीं माय डियर, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने आज तक फॉर्मूला शीट कभी नहीं बनाई, कभी नहीं बनाई, कभी नहीं बनाई, फॉर्मूला शीट ही नहीं बनाई। जितने आते हैं दिमाग में, जो नहीं आते नहीं आते, सिरे से खारिज नहीं आते, मैं अज्ञानी हूँ, नहीं आते मुझे। लेकिन जितने आते हैं वो दिमाग में इसलिए आते हैं क्योंकि उसके पीछे का बिहाइंड द सीन पता होता है। जैसे फॉर्मूला लिखा, बिहाइंड द सीन पता है, याद करके रट्टे मार के नहीं होगा, पता है कि कैसे आया। अभी लगने में बहुत कुछ लगेगा कि 0 से A, ये भी 0 से, कैसे सर कैसे, वो कैसे आना चाहिए ना दिमाग में अपने, वो आता नहीं, हम सीधे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए इतनी जल्दी, क्यों? रिबेलियन, बी रिबेलियन, ठीक है। तो अभी क्या है ना, अपने को अभी ये कुछ बताता है। अब इससे क्या होता है, सर ये बोलता है कि देखो 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 ला 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 ना 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 हाथ इतनी आसान है। कितना अजीब लग रहा है। जब मैं शुरुआत में पढ़ता था ना, जब मैं नया मुझे भी बड़ा अजीब लगता था, अजीब लगता, ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला याद करना पड़ता होगा। इवन मैंने तो याद भी किया था अपने 12वीं में, क्या करूँ यार। उस समय प्रणव पांडे नहीं था ना यूट्यूब में, सॉरी प्रणव पांडे सर नहीं थे ना उस समय यूट्यूब में। अब जब से आया जब से मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ यार, सब्सक्राइब मैंने एक ही करा, वो बंदा प्रणव पांडे सर को। तो अब देखो इसमें कोई बड़ी बात लगनी नहीं चाहिए आपको। अगर ये चीज़ -fx के इक्वल हो गई तो सोचो सेम टू सेम चीज़ हो गई, 0 होना ही था। और अगर ये चीज़ एग्जैक्ट fx के इक्वल हो गई, सेम टू सेम हो गई, तो 2 बार होना ही था, ऐसा होना ही था। लेकिन इसमें इतना बढ़िया कैच है, आप पूछते हो कौन सी बुक पढ़ो, सिर्फ NCERT पढ़ो, लेकिन तबीयत के साथ पढ़ो जैसे मैंने पढ़ा रखी है। तो आपको कुछ, क्योंकि मैं आपको एक बात बोलूँ, मैंने NCERT का कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, चाहे आप मुझे जज करो या कुछ भी कर लो, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन मुझे इतना श्योरिटी रहती है क्वेश्चन आएगा मैं अच्छे से कर लूँगा, चाहे कुछ भी हो। तो ये चीज़ रहती है। अभी जैसे ना ये क्वेश्चन है, अब जैसे 0 से 2π वाला क्वेश्चन है, तो ये तो सीधा निमंत्रण है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी लगाओ मेरे पे, तो सीधा ही निमंत्रण। और पहला क्वेश्चन है तो इतना ही चाहते हैं कि आपको समझ हो, बस आप डायरेक्ट आंसर बताओगे, समझ होगी तो आपको इतना टाइम नहीं लोगे। मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैं सारी बातें बता रहा हूँ आपको भी। तो एक्चुअली क्या है ना, अगर आप देखोगे तो fx बेसिकली आपका ये है। तो अभी तो बंदा क्या करता है, जनरली यही चेक करेगा कि fx, ये चेक करेगा। अगर जनरल केस में 0 ही आंसर होता है, मुझे नहीं पता वैसे, मैं श्योर नहीं हूँ कितना होगा, लेकिन ऐसे केस में ऐसे ही होता है। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी बना के, या ये वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं वो लोग, वो चाहते हैं आपसे वो। लेकिन उन्हें पता है कि वो जो काम एक लाइन में करवा रहे हैं, उन्हें पता है उसके पीछे 10, 20, 25 लाइनें वो करके आ रखा है बच्चा पहले घर में, तब जाके कर पा रहे हो। अदरवाइज मतलब ही नहीं है। अदरवाइज आप भी कर लोगे, अभी के लिए मैं बताऊंगा आपको, अभी भी कर लोगे आप। अगर मैं सिर्फ ट्रिक बताऊं आपको कि ये करने पे ये तो हो जाएगा, लेकिन क्यों हुआ वो कौन बताएगा? क्योंकि पेपर मैंने कहा नहीं, ये तो आएगा नहीं आपके एग्जाम में, तो इसलिए प्लीज अच्छे से कवर करना है यार, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे ना, अगर मैं अभी तो मैं रेफरेंस ही दूंगा, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की थोड़ा बहुत समझाने की। अभी रेफरेंस दूंगा कि अगर fx मेरा cosec x है या cosec की वर्ड 7x है, तो मैं अगर f ऑफ इसमें से 2a - x यानी 2a x के बेस पे मैं 2a - x कर दूं, अगर 2a मतलब इस बारी में 2a का आंसर 2π है। देखो फिर जहां x है वहां पे रख दूंगा। प्लीज मेरी आप लोगों से बहुत हाथ जोड़ के बोल देता हूं, दरख्वास्त है कि ये चीजें जरूर अच्छे से कवर करना। प्रॉपर्टीज की प्रूविंग अगर समझ नहीं आती तो फिर आप बहुत बेकार काम कर रहे हो। cosec ऑफ 2π - x कितना होता है? नेगेटिव cos x, क्योंकि समझो क्यों होता होगा नेगेटिव, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव होता है और 2π चेंज नहीं होता, इसलिए नेगेटिव का cosec x। उसकी पावर 7 कर भी दोगे तो नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमने ये निकाला एंड दैट इज जस्ट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x निकल रहा है। तो फिर इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये नेगेटिव ऑफ x निकला है, आंसर 0 होना चाहिए ऐसे। लेकिन मुझे अभी भी पता है, अगर आप मेरे साथ अभी सामने मेरे बैठे होते एक बार के लिए, तो मैं तो इसको प्रॉपर ही समझाता आपको, प्रॉपर प्रॉपर्टी खोलता मैं, मुझे बहाना मिलता प्रॉपर्टी खोलने का। लेकिन अभी मैं मजबूर हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी की डेरिवेशन नहीं करा सकता आपको, आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूँ अभी, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत हो गया। व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? x बराबर e की पावर y डैश, e की पावर y डैश। क्योंकि यूट्यूब नहीं समझता ना ये चीज़ें, यूट्यूब को क्या लगता है, यूट्यूब को नहीं पता ये चीज़ें। अब इसमें क्या होता है, अधिकतर बच्चे वहाँ जो मस्ती मारने आ रहे थे, जो होता है कि सारा का सारा हो जाए। अब मुझे पता है आप लोग पढ़ने वाले हैं जो यहाँ अभी तक मुझे देख रहे हो,
यूट्यूब नहीं समझता, लेकिन ये बात उसको लगता है कि भाई वीडियो पे क्लिक किया, नहीं समझ में आया, बच्चे चले गए, इसका मतलब बेकार है, इसका मतलब तो यूट्यूब का कहना है कहीं ना कहीं कि छोटे वीडियो बनाओ, बड़े क्यों बना रहे हो तुम। लेकिन मैं कहता हूँ भाई मैं यूट्यूबर थोड़ा, मैं टीचर हूँ यार, पढ़ा रहा हूँ मैथ्स, फिर इसीलिए यूट्यूबर मेरी थोड़ी आजकल आपस में बन नहीं रही। तो ये बोल रहे व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अपना अपना स्टाइल है यार, बाबू राव का था, हमारा भी है। e की पावर dy/dx बराबर x है। आप चाहो तो dy/dx को सीधे उठा के लॉग ले लो दोनों तरफ, चाहो तो आपका मन करे तो, अगर क्योंकि आगे ले आओगे तो अच्छा लगेगा ना शक्ल सूरत से, लॉग ले लो दोनों तरफ। जैसे ही आपने दोनों तरफ लॉग लिया, नाउ इट विल लुक लाइक दिस, लॉग बेस ही है। अब अगर आप थोड़ी सी भी बात जानते हो कि लॉग की प्रॉपर्टी अगर आप जानते हो छोटी सी भी, कि लॉग की पावर ab बराबर b लॉग ऑफ a होता है, कैसे जानते हो आप? क्योंकि सर हमने ना एक्सरसाइज 5.5 पढ़ी हुई है और वहाँ पूरा एक्सरसाइज इसी का यूज़ होता है, तो इसीलिए ये भागता हुआ dy/dx आगे आएगा, dy/dx भागता हुआ आगे आएगा और यहाँ बचा देगा लॉग, बेस में e था और वो e को वहीं छोड़ देगा, उसकी पावर आगे भाग गई। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था लॉग ऑफ e का आंसर 1 होता है, दोनों सेम होता है, तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग व्हाट dy/dx इज इक्वल टू लॉग x। अब इसको सॉल्व करना है, अगर ये डायरेक्ट ऐसे देते तो फिर भी देते, लेकिन वो एक स्टेप और चेक करना चाह रहे थे कि इतना भी आता है आपको, वैसे बहुत चेक कर रहे हैं लोग आपसे, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाना चाहिए एक मार्क में, चलो कोई बात नहीं। लेकिन dy बराबर लॉग ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ले भाई, एक नई कहानी शुरू हो गई। इंटीग्रेशन क्या dy का वो हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन, बहुत मतलब इन्होंने बड़ी तबीयत से पेपर बना रखा, चाहे कुछ भी कहो आप, ठीक है ना, बिल्कुल बैठ के तबीयत से संडे का दिन लिया इन्होंने पूरा का पूरा अपना, सुबह 5 से शाम के 5 लग मुझे ऐसे ही रहा। फर्स्ट फंक्शन मानो से log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर आपको आता है log x माइनस एक्स प्लस सी तो भी चाहिए, वरना मैं करके दिखा रहा हूँ, बाय पार्ट लेगा। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ रिवाइज हो, कुछ तो दिमाग में खटके अपने, जो आजकल में आप पढ़ रहे होगे कि हाँ सर कुछ तो समझ में आया, ठीक है। log x का log x हुआ, dx का आंसर x हुआ, माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये हो गया। तो ये हो गया x log x, यही कह रहा था मैं आपको, x log x माइनस का x प्लस कॉन्स्टेंट, ये आता है। दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ y, और यही निकालना भी है आपको, तो दिस विल बी द रिजल्ट, ठीक है। कोई बहुत बड़ी तोप नहीं मार रहे हम, इजी क्वेश्चन से देखा जाए तो, बस वही है कि अगर तबीयत के साथ पढ़ाओ अपने तो ही ईजी है, अदरवाइज दे आर वेरी टफ। ये क्वेश्चन आ गया, द ग्राफ ड्रॉन बिलो टॉप पे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं डिपेक्ट से। तो इस क्वेश्चन को आप देख के आइडिया लगा सकते हो कि ये अगर मैं ऐसे एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस बोल रहा हूँ एक बारी के लिए, तो बेसिकली इस जगह पर ये कोऑर्डिनेट 1,0 सेट हो रहा है, ये कोऑर्डिनेट 0,π/2 बन रहा है। मतलब ये कि x 1 रखने पर y 0 कब आ रहा है, इस पे x 1 रखूंगा y 0 आएगा, कदापि नहीं आएगा सर। x 1 रखोगे अगर आप इस पे एक बारी में, तो 1 को आप ये बोल पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर π/2 आना चाहिए था, लेकिन ये तो 0 आना बोल रहा है x 1 पे y 0, तो ये तो गलत है सर। x 1 रखो इस पे एक बार, इस पे एक बार x 1 रखो, x अगर आप 1 रखोगे तो आपका y 0 आ रहा है सर, अभी तो आ रहा है, तो हाँ x 1 पे y 0 आ रहा है, ये सही है। क्रॉस चेक करना है तो यहाँ चेक कर लो, एक बार x 0 रखो इस पे जरा, y 90 आ रहा है, क्या आ रहा है, क्योंकि 0 रखोगे तो cos 90 cos इनवर्स cos y 90 सही है, तो ये cos इनवर्स x का ग्राफ है। और वैसे भी आप इसके शक्ल सूरत देख के पता लगा सकते थे, क्योंकि आप देखो cos इनवर्स x के बारे में आपकी एक चीज़ बात जानते हो कि cos इनवर्स x बेसिकली है 0 -1 से 1 के, इसके डोमेन होता है -1 से 1 और रेंज होती है इसकी 0 to π। मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी, और वो सब दिख रहा है इसमें, -1 से लेकर 1 तक है, इसी रेंज, इसी डोमेन में आप देखो, इसी में है ये, और रेंज इसकी कहाँ से कहाँ है, 0 से लेकर π के बीच में रेस्ट्रिक्टेड है। समझ पा रहे होंगे। तो अगर मैंने बच्चों वाली बात तो पहले बोल दी, वो जो वैल्यू पुट करने वाली है, दूसरी वाली बात थोड़ी सी बड़ों वाली थी। आगे बढ़ते हैं। अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अलॉन्ग विद द ग्राफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन कहूँ तो गलत नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। मैं कहता हूँ इन्होंने क्वेश्चन पेपर A लेवल का, मैं सैल्यूट मार रहा भाई इन लोगों को जिन्होंने पेपर बना रखा, बहुत बढ़िया पेपर बना रखा है इन्होंने, बहुत अच्छी तैयारी के लिए आपको अच्छा सा लेवल अपना पता चल जाए। अगर आपने 20 में से 10 क्वेश्चन भी कर दिए तोप मार के आए हो आप, ये समझ लेना। A linear programming problem along with the graph of the constraint is shown below the corresponding objective function। ये क्वेश्चन अनबाउंडेड फंक्शंस है। आप LPP जब पढ़ते हो दो तरह की चीज़ें बनती है, बाउंडेड बनता है या तो फीजिबल रीजन या अनबाउंडेड होता है। मैं ज़्यादा तो नहीं समझा सकता, प्लीज़ लेक्चर को देखो, क्योंकि LPP खुद अपने आप में ऐसा है कि आपको प्रॉपर लेक्चर देखना पड़ेगा। मुझे याद है 40 मिनट का एक वीडियो बना रखा है जिसमें एक क्वेश्चन समझा रखा है सिर्फ मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग, लेकिन फिर ऐसा समझा रखा ना कि आपको क्लैरिटी भी आए फिर चैप्टर में, और क्योंकि फिर एक समझ गया तो फिर कुछ करना भी नहीं है चैप्टर में, 10 कर लो और कुछ समझ ही ना आए क्या फ़ायदा। जैसे क्या होता है ना कि हमारे पास बाउंडेड भी होते हैं रीजन और अनबाउंडेड होते हैं, ये वाला ना अनबाउंडेड रीजन है। एक्चुअली क्या होता है ना कि इसका जो फीजिबल रीजन है ना वो ये वाला है, अगर आप थोड़ा गौर कर पाएंगे ये रीजन इसका फीजिबल है और ये बाउंडेड नहीं है, ये ऐसा कोई बाउंड नहीं हो रखा किसी चीज़ से, ये अनबाउंडेड है।
अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू, मैं कोशिश करता हूं कि समझाऊं, ऑल्दो मुझे भरोसा है समझ नहीं आएगा अगर आपने कभी ये पढ़ाई नहीं है तो। एग्जाम्पल नंबर 3 या 4 देखना, वो उससे क्लैरिटी आएगी। बस 2 ही तरीके होते हैं यार एलपीपी में करने के क्वेश्चन, एक बाउंडेड होते हैं, अनबाउंडेड, दोनों को सीख लो। बाउंडेड इससे पहले क्वेश्चन आता है, याद है, जिसमें 4 कॉर्नर पॉइंट थे, मैंने बोला था वहां पे कि जब 4 कॉर्नर पॉइंट होते हैं आपके पास, बाउंडेड होता अगर फिक्स्ड बाउंडेड होता तो जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उन्हीं में से कोई एक मैक्सिमा, उन्हीं में से कोई एक मिनिमा होता। लेकिन अनबाउंडेड के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनबाउंडेड बोला मुझे कोई मतलब नहीं इन चीजों से तुम्हारी, मेरा आंसर मैक्सिमम मिनिमम डिफाइन करेगा एक बात पर, एक रूल पे, छोटे से रूल पे, वही उसी पर ही क्वेश्चन बना हुआ, छोटे से रूल पर। हेलो ठीक है, वो क्वेश्चन क्या बना मैं दिखाता हूं। ये बोल रहा कि विच इज टू बी मिनिमाइज, इस z को मिनिमाइज करना है, और जो अभी स्मॉलेस्ट वैल्यू मिली है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z की वो मिनिमम वैल्यू जो मिली है z मिनिमम, वो मिली है 134, और इसको जनरली स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं मिनिमम वैल्यू। मतलब ये जो ग्राफ आपका जो दिख रहा है फीजिबल रीजन, इसमें जो अभी तक मिली है वैल्यू मिनिमम वो है 134। हाँ 134 बोल रहे हैं कि क्या यही इसकी मिनिमम वैल्यू है, उसी पर लगभग बातचीत चल रही है। मैं पहले समझाता हूँ फिर ऑप्शन देखेंगे, समझ में आ जाएगा। मेन छोटा सा रूल समझना है। अब अगर जब भी ऐसा दिया है कि मिनिमम वैल्यू है और ये अनबाउंडेड है, तो आप फटाफट क्या करो कि 18x, यानी कि जो z बेसिकली हमें ये करना होता है कि z को लेस देन m कर देना होता है। यानी z कितना, 18x प्लस का 10y इज लेस देन m, यानी कि 134 है ये। अब 18x प्लस 10y इज इक्वल टू 134 वाली अगर लाइन ड्रॉ करोगे, उन्होंने ड्रॉ करके बनी बनाई आपको दे रखी है, वो कुछ करवा ही नहीं रहा आपसे, वो तो चाहते हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पता हो तो क्लिक करके जाओगे। अब इसमें कॉन्सेप्ट पता हो तो आपका 15 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन करने में, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसलिए मैं तो लूंगा ही टाइम। ये है वो लाइन जिसकी बातचीत चल रही है 18x प्लस 10y वाली। आप अगर देखोगे इस पे एक बार x 0 रखोगे y 0 रखोगे तो 0 0 इज लेस देन 134, राइट और रॉन्ग सर? राइट, यानी 0 0 इसके रीजन में है, यानी इसका सॉल्यूशन इस तरफ होगा। तभी उसने शेड भी करके दे रखा है आपको, वो कुछ करवा ही नहीं रहे आपसे भाई, वो बोल रहे सॉल्वड है, और वो पूरे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह जो कुछ होंगे उनका सॉल्यूशन इस तरफ आ रहा है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, देखो ध्यान से, इस तरफ आ रहा है। और जिस पॉइंट पे वो मिनिमा की बात कर रहे हैं कि 134 वगैरह हमें मिला, वो मिला है कॉर्नर पॉइंट 3,8 पे, यहाँ पे मिला है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये इस कॉर्नर पे उन्हें 134 मिला है। अब सिर्फ सवाल इतना है कि क्या ये 134 ही इसका मिनिमम आंसर है क्या पूरे मतलब z का? अब इसमें जवाब ये होता है कि जब अगर अनबाउंडेड फंक्शन की आप बात कर रहे होते हैं, अनबाउंडेड फीजिबल रीजन की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको ये देखना होता है कि जो z होता है, जैसे z ने अपने आंसर को पीछे फेंका है, और जो इससे पहले बाकी कंस्ट्रेंट से निकला हुआ फीजिबल रीजन का आंसर है वो ऊपर की तरफ है। इन दोनों में अगर कुछ भी कॉमन होता, अगर ये उसी तरह चले जाता है, एक बारी के लिए सोचो, तो आप सीधे कहते कि भाई हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि इसका आंसर क्या है, हमें नहीं पता इसका मिनिमम आंसर वगैरह क्या है, उस समय हम ऐसा कहते। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर इनमें कोई कॉमन पॉइंट हो जाएगा, उस समय फिर आप बोलो, अगर इनमें कोई कॉमन पॉइंट हो जाता तो इसका आंसर नहीं बता सकते, और अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो फिर आप कहोगे कि हाँ यही इसका मिनिमम रिजल्ट है। अब एक बार इस बात को पढ़ के ऑप्शन से समझते हैं मैं कहना क्या चाह रहा था। लिख रहे हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट एज द फिजिबल रीजन, ये कहना चाह रहा है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब ऑप्टिमल मतलब एक बार के लिए समझो कि मिनिमम सॉल्यूशन z का ही कह रहा मिल ही नहीं सकता। हमने पूछा क्यों, बोला अनबाउंडेड है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता भाई, अनबाउंडेड में भी मिनिमम मिलती है, बस एक कंडीशन होती है। अब अगले वाले शायद उस कंडीशन पे डिस्कशन करें। डज नॉट एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी, दिस डज नॉट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। ये बोल रहा है कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। हमने पूछा क्यों नहीं मिलेगी, बोला इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि इसके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है फिजिबल रीजन। ये तो आप उल्टा बोल रहे हो, अगर फिजिबल रीजन के साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो मिलेगी। जैसे ये वाला एक बारी के लिए केस है, अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, इन दो रीजन्स में कोई पॉइंट अगर कॉमन नहीं है तो उसमें मिलनी चाहिए, अगर कॉमन नहीं है। अगर ओवरलैप हो रहा होता कि z जो अपना ये z वाला फंक्शन है, z इज इक्वल टू जो भी दे रखा आपका 18x प्लस 10y ये है, ये अपना रिजल्ट भी अगर ऊपर को ही दे रहा होता, और जो आपका फिजिबल रीजन है वो भी कहीं ऊपर को इस तरह को ऐसे कुछ बन रहा होता, तो यहाँ पे कॉमन हो गया ना, इनमें बहुत कुछ कॉमन हो गया ना, तो तब आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तब आप नहीं बोल पाते, तब आप इसकी ऑप्टिमम वैल्यू के लिए नहीं बोल पाते कि क्या होगी। लेकिन ये उल्टा बोला, ये बोला डज नॉट एग्जिस्ट। हमने कहा ठीक है मान लेते नहीं ये एग्जिस्ट, क्यों? तो बोला इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। नहीं, गलत सर, गलत है, तब नहीं करती है। इसमें अगर ये होता है हैव एनी पॉइंट कॉमन तब ये सही होता। फिलहाल ये अब अच्छा ये बोल रहा कि एग्जिस्ट करती है, हमने पूछा क्यों करती है। अब एग्जिस्ट कब करनी चाहिए, जब उनके बीच में कोई कॉमन ना हो। लेकिन ये क्या बोल रहा है, अच्छा इसने तो बात ही गलत कर दी, इसने तो इनइक्वालिटी को ही पलट दिया, इनइक्वालिटी पलट दी। ये बोल रहा है एग्जिस्ट, इसकी भी सुन लेते हैं। एज द इनइक्वालिटी, ये यहां तक सही है। डज नॉट हैव एनी पॉइंट, हाँ इसने सही बोला, जो मैं भी बोल रहा था, इसमें कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला केस, ठीक है।
आपको तय नहीं करना कि आंसर क्या है, मिनिमम क्या, आपको सिर्फ स्टेटमेंट को सही या गलत बताना है। इसमें चौथा स्टेटमेंट एग्जैक्ट सही है, जो इतनी देर से मैं हल्ला मचा रहा हूं वो बात का सिर्फ मतलब ये स्टेटमेंट एक लाइन में बता रहा है कि अनबाउंडेड रीजन में भी जैसे कह रहा था ना कि अनबाउंडेड है, फिजिबल रीजन तो नहीं होगा, वो कह रहा नहीं, अनबाउंडेड रीजन में भी ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन तब जब आपका जो z का जो आंसर आ रहा है और जो फिजिबल रीजन है उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, बस इतनी सी बात है। अब 17वां क्वेश्चन एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। द फंक्शन ये डिफाइंड बाय ये, अच्छा ये नहीं है एजर्शन रीजनिंग यार, देखिए चले। द फंक्शन इज डिफाइंड बाय डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटर फंक्शन शायद हम समझते होंगे, थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटर फंक्शन मतलब ये होता है कि अगर आपके पास आंसर 2.5 है तो इसका आंसर 2 होगा, अगर आपके रिजल्ट 3.9 है तो इसका आंसर 3 होगा। अब आप समझ रहे होंगे कंप्लीट नंबर पीछे को आ जाता है, यानी कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ कि नंबर लाइन पे अगर आप जाते हो 1 2 3 4 ऐसे कोई भी आप, और किसी भी नंबर का अगर आप पकड़ के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना चाहते हो कितना होगा, तो वो अपने जस्ट पीछे वाले इंटीजर पे आके आंसर बोलता है अपना। जैसे कुछ 1.7 2.7 होता तो 2 अपना आंसर बोलता। अब गलती बच्चों से यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने में ये होती है कि अगर मैं आपसे पूछूंगा फटाफट से आंसर देना है, इसका आंसर कितना होगा, तो अधिकतर बच्चे इसका आंसर -2 कहते हैं, जो गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि 0 यहाँ है, -1 यहाँ है, -2 यहाँ है, -3 यहाँ है, और -2.9 विल बी समवेयर हियर। और इससे जस्ट मैंने क्या कहा, पीछे आना है, तो पीछे आना है तो इसमें -3 इसका आंसर होना चाहिए था। आप समझ रहे होंगे शायद, दोबारा समझो नहीं समझे तो। इसलिए नेगेटिव में थोड़ा सा चक्कर होता है, अदरवाइज इनको तो इजीली पकड़ना आसान होता है क्योंकि आगे वाला ही इसका आंसर होता है। नेगेटिव का ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैं ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करूंगा इसके ग्राफ वगैरह को कैसे, लेकिन हल्का सा अगर आप तेजी के साथ समझ पाएंगे, जो कि समझ सकते हो आप। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एक बार कोशिश करना, जरा देखते हैं जरा आप समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। बाकी लेक्चर्स के दौरान बहुत बार डिस्कस करता हूँ ये चीज़ें। सोचो कि 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। जैसे 0.1 है आंसर 0, 0.2 है आंसर 0, 0.8 है आंसर 0, 0.9 है आंसर 0। तो बेसिकली इससे बीच में आने वाले सबका आंसर 0 ही आएगा जब तक वो 1 तक नहीं आते। जैसे ही 1 पे वो पहुंचेंगे तो 1 पे तो आंसर 1 ही हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो? ये एम्प्टी है, इसको मैं ना ऐसा बनाना चाह रहा हूँ, इसको ना मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ एम्प्टी। अबे यार सॉरी, आई एम सॉरी, मैं पेन नहीं बदल पा रहा अपना, मैं इसको ऐसा बनाना चाह रहा हूँ एम्प्टी टाइप का। लेकिन 1 पे अगर आप चेक करोगे, जैसे आपको कोई बोलता है कि 1 का आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर तो 1 ही होगा। लेकिन 1.1 का भी 1, 1.2 का भी 1, 1.3 का भी 1, 1.9 का भी 1, यानी 1 से लेकर 2 तक सबका आंसर 1 होगा। यानी 1 से लेकर 2 तक सबका आंसर 1 1 1 1 1 होगा, सबका आंसर 1 होगा। लेकिन जैसे ही 2 पे पहुंचोगे तो 2 का आंसर कितना हो जाएगा, 2 का आंसर 1 नहीं होगा, 2 का आंसर कितना होगा, 2 होगा। तो 2 का आंसर यहाँ पे 1 नहीं हो सकता। x इज इक्वल टू 2 पे y 2 नहीं होगा, x इज इक्वल टू 2 जब आप रखोगे तो वो भी 2 ही आना चाहिए, तो इसलिए वो 2 पे भाग गया। अब 2 से लेके 3 तक जब भी आप चलोगे, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 कुछ भी करोगे, आंसर 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा। तो इसीलिए 2 से आगे जब भी आप चलोगे आपका आंसर हमेशा 2.1 2.2 2.2, जब तक 3 नहीं आता, 3 पे उसका आंसर फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे, इस तरह से ये ग्राफ चलता है। ये कोई मैंने थोड़ी कोशिश की आपको समझाने की, उम्मीद करता हूँ समझोगे, अदरवाइज एक एक स्टेप लेके बताया जाता है इसको बच्चों को, लेकिन चलो इतना बुरा भी नहीं है। अगर आप समझो, ऐसे ही नीचे को चलता है। स्टेयर्स दिख रही है आपको, स्टेयर वाइज ग्राफ कहते हैं इसे, स्टेयर सीढ़ियाँ टाइप की बनी है। आपको शकल से दिख नहीं रही डिसकंटिन्यूअस है, क्या आप इसको एक ही लाइन में बना सकते हो? यहाँ से यहाँ चलोगे फिर रुकना है, फिर ऊपर चढ़ना है, फिर यहाँ से यहाँ चलोगे फिर रुकना है, फिर ऊपर चढ़ना है, चलोगे फिर पेन उठाना है, ऊपर चढ़ना है। ये पेन उठाने वाली बात यानी कि डिसकंटिन्यूटी है। तो पहली बात तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। बोला हुआ द फंक्शन इज डिफाइंड बाय कंटिन्यूअस। अच्छा x इज इक्वल टू 2, अच्छा स्पेसिफिक जगह पे पूछा है, इन जनरल नहीं बोला मैं, स्पेसिफिक पॉइंट पर x इज इक्वल टू 2.5 पर, तो 2.5 विल बी समवेयर हियर, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ कहीं पे मिल रही है हमें। अगर इस जगह पे अगर हम देखें क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी देखने के लिए हमें उसके इर्द गिर्द देखना होता है। अगर हम 2.5 के प्लस h पे जाएं और 2.5 थोड़ा सा माइनस h जाएं, दोनों तरफ कंटिन्यूअस है क्योंकि वहां ब्रेक नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2.5। तो नॉट कंटिन्यूअस गलत है, नॉट कंटिन्यूअस गलत है, कंटिन्यूअस तो ये है बट नॉट डिफरेंशिएबल। सेम चीज यहां पर भी आ रही है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या है कि कुल मिला के x इज इक्वल टू 2.5 के भी इस तरफ और इस तरफ डिफरेंशिएबल भी है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी सेम है। अभी मैं उसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकता आपके साथ, क्योंकि वो मैं आगे जाने वाला हूँ अगले क्वेश्चन में कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। उस हिसाब से इसका आंसर यही होगा, ठीक है ना, बस यही है, ठीक है। फिलहाल इतना ही कह सकते हैं आप लोगों के साथ, इसमें ज़्यादा कहना भी नहीं चाहूँगा, ठीक है। असल में ना देखो एक्चुअली क्या होता है कि एफ एक्स बराबर बॉक्स वैल्यू ऑफ एक्स है जो आपको दे रखा है। अगर आपको उसको डिफरेंशिएट करना हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, लेकिन आपको एट एक्स इज इक्वल टू 2.5 पे तो डिफाइंड है ना ये, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 2.5 पे इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। अभी मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के तरीके से बताता हूँ। स्टूडेंट ऑब्जर्व एन ओपन ईयर हनी बी नेस्ट ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री हुज प्लेन फिगर इज पैराबोलिक शेप गिवन बाय दिस, देन द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। ऊपर की सारी बात इनकी ऐसी है फालतू, ये उलझाने के लिए। स्टूडेंट ने हनी बी देखा, ये हुआ वो हुआ, कुछ भी नहीं हुआ।
कुल मिलाकर ये सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं आपको कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एक पैराबोला है अलॉन्ग टू दी y एक्सिस के अलॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसमें y की पावर कम है, मैंने बताया लेक्चर के दौरान y की पावर अगर कम होती है पैराबोला y के अलॉन्ग होता है। इसका मतलब दिस पैराबोला विल लुक लाइक दिस इज द पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये है पैराबोला एक बात। एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4, ऑल वी नो हाउ y इज इक्वल टू 4 लाइन विल लुक लाइक, ऐसी दिखती है। तो आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको ये कोऑर्डिनेट पता लगाने कितना है, तो बेसिकली ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो y को 4 रखो यहाँ पे, जो 16 होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16 यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 4। तो ये +4 पे भी ऐसा हो रहा है, -4 पे, बिल्कुल बात सही है क्योंकि दो जगह हो रहा था, मैथ्स ने बता दिया हमें। तो x इज इक्वल टू 4 पे भी इसका आंसर 4 आता है और x इज इक्वल टू -4 पे भी इसका आंसर 4 आता है y का। तो हमें 2 पॉइंट्स भी पता चल गए। तो अल्टीमेटली हमें पता चल गया कि 4,0 है बेसिकली, और इसका पता करने का मन है तो -4,0 है। फिलहाल करना क्या था, हमें एरिया बाउंडेड बताना है। तो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड फॉर दिस मच रीजन निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, अगर मैं इस वाले एरिया पे फोकस करता हूँ, इस वाले पे, तो उसका जस्ट ट्वाइस होगा क्योंकि सिमेट्री का ग्राफ। और इसके लिए भी मैं क्या करूंगा, टोटल ये जो स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 है और वहां से वहां तक का डिस्टेंस भी 4 है, आप देखो वर्टिकली 4 है कोऑर्डिनेट, तो इसका एरिया से इस गैप को घटा दूंगा। तो उसका एरिया यानी 4 का स्क्वायर, आप समझ पा रहे होंगे। इसमें से मैं उस गैप को घटा दूंगा जो ये मुझे एम्प्टी गैप दिख रहा है। और इस एम्प्टी गैप के लिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा भी पड़ा अगर हमने लोगों ने, तो हम एकदम समझते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाई जाएगी जिसका dx विड्थ होगा और y होगा, और y किसके अलॉन्ग चेंज कर रहा होगा, पैराबोला के अलॉन्ग। खत्म हो गया है। y dx निकालना है हमें, और कहां से कहां तक चलना है, आपको चलना है 0 से लेके 4 तक, ये। और ये पैराबोला का y यूज करूंगा, ये जो निकलेगा मेरा, ये मेरा कंप्लीट एरिया नहीं होगा, इसका ट्वाइस जब मैं करूंगा तो मेरे पास कंप्लीट एरिया निकल के आएगा जो मुझे निकालना है, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ यहां से यहां तक करेंगे। खत्म हो गया क्वेश्चन, कर दो सॉल्व। लेक्चर आराम से देखो, एक एक क्वेश्चन करा रखा है एनसीईआरटी का, इसलिए मेरा बनता नहीं है बातें इतनी डिटेल में बोलना, लेकिन वो तो मैं बेचारा मैं ही हूं ना, मैं कर देता हूँ। y चलो, y कितने है, x²/4, देखो ना वहां से y बराबर 4 मत लिख देना, पैराबोला का y यूज करना है हमें, दिख रहा है ना पैराबोला के अलॉन्ग चेंज कर रहा है अपने आप को। ये बोलता हूं मैं बातें, आपको समझ में आता होगा लेक्चर के दौरान। 0 से लेके 4 तक जा रहे हैं हम बोलेंगे 2 हो गया, 16 हो गया, माइनस का 1/4 ऐसे होगा, x² का हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 0 से लेके 4, तो 2 हो जाएगा, 16 को 16 लिखूंगा, माइनस ये हो जाएगा 1/12, 4 3 x³, एक बार 4 का क्यूब करेंगे 64 होगा, 0 का क्यूब करेंगे कोई फायदा नहीं करके, तो 2 हो जाएगा 16 माइनस 4 16 का और 4 3 16 3 48, 48 में से 16 घटा दो कितना होता होगा, 48 में से 10 गया 38, 38 में से 6 गया कितना होता होगा 32, 32/3, 64/3 टाइप का आपका आंसर है। दिस विल बी द रिजल्ट, स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, दिस विल बी द रिजल्ट। ठीक है, तभी इन्होंने देखो पहली बोल रखा, तभी मैं कहूँ ऐसी गलती ये नहीं कर सकते। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, बोथ एंड एंड आउट, जानते हो आप ये सब चीजें। देखो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है डिफरेंशियबिलिटी का, पहले वो सुन लो हल्का सा। डिफरेंशियबिलिटी कैसे पता करते हैं उसको हल्का सा सुनो, ज्यादा डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन फिर भी एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे ये कर्व है इस तरह का, ये कर्व में बेसिकली आपको फॉर्मूला याद हो जाए एटलीस्ट उतना तो बता ही देता हूँ। जैसे एक पॉइंट है, लेट से कोई एक पॉइंट है, सी पे बात करें, चलो सी पे हम भी कर लेते हैं। सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इस कर्व का नाम मान लेते हैं y = fx है। सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट का नाम होगा c, f ऑफ c। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर y = fx है तो x के प्लेस पे c डाल दो तो y निकल जाएगा, x के प्लेस पे c डाल दो तो y निकल जाएगा। c के थोड़ा सा मैं लेफ्ट हैंड साइड में गया, मैं बहुत कम गया हूं लेकिन दिखा आपको ज्यादा रहा हूं ताकि आपको दिखे, c + h, और थोड़ा इधर की तरफ आया c - h, वेयर मैं साफ साफ बोल दे रहा हूं कि मेरा h जो है वो, चलो अभी नहीं बोलता, इतना गया मैं। आई होप आपको इतना समझ में आ पा रहा है क्या हो रहा है। अरे भाई क्या हुआ है, ये c - h एक पॉइंट इधर ले लिया, c के इस तरफ लेफ्ट हैंड में, इसके कोरस्पॉन्डिंग जब मैं चेक कर रहा हूँ कुछ एक पॉइंट मिलेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग चेक कर रहा हूँ कुछ एक पॉइंट मिलेगा, चेक करते हैं क्या हो रहा है। इस वाले को मैं कह सकता हूँ c + h, f ऑफ c + h, अगर कहने की बात आ गई तो इसका कोऑर्डिनेट, क्योंकि x डालो तो y निकलता है। इस वाले को निकालना है तो c - h इसका x है, और मैं f ऑफ c - h ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है f ऑफ x पे x के प्लेस पे रखना होता है। नहीं समझ आ रहा? कुल मिलाकर के मैं फॉर्मूला समझाने के लिए कर रहा हूं, अभी फिलहाल इतना ही समझ लो, अभी इसकी डिटेल ज्यादा नहीं समझाऊंगा। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, अगर ये a और b है और ये पॉइंट c है तो ये b और c है। अगर सोचो एक बारी के लिए कि h 0 को टेंड करने लग जाए, यानी कि ये वाला इसकी तरफ आने लग जाए और ये वाला इसकी तरफ, क्योंकि h जब 0 को टेंड करेगा तो ये चीज आगे को जाने लग जाएगी ना, क्योंकि c माइनस अगर h 0 को टेंड करेगा तो c को टेंड करने लग जाएगा। सेम गोज विद दिस। तो अल्टीमेटली ab का स्लोप और ये bc का स्लोप सेम होने लग जाएंगे। अभी मैं उसकी डिटेल पे जा रहा हूं, सिर्फ हिंट दे रहा हूं। तो स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएंगे, सेम होने लग जाएंगे। और स्लोप कैसे निकालते हैं लाइन का, देखो
अगर आप ए बी का स्लोप निकालना चाहते हो तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स पे फोकस करो। ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, ये कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट पे फोकस करो, y2 माइनस y1। अब देखो खत्म हो गया, बस यही समझाना चाह रहा था मैं। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, c माइनस h मिलेगा सिर्फ। सिमिलरली इस पे और इस पे फोकस करो, इस पे और इस पे, y2 माइनस y1। एक आइडिया देना चाह रहा था, आई होप आपको आइडिया थोड़ा समझ में आया होगा। डिवाइडेड बाई h ही आएगा फिर से। और ये तब की बात हो रही है जब मैं कह रहा हूं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h इज टेंडिंग टू 0, जब h टेंड कर रहा है 0 को, तब ये दोनों इक्वल हो पा रहे हैं आपस में। इसी को कहते हैं आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसी को कहते हैं आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। असल में डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा है, इसका एक ही मतलब है कि उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। और जब ये दोनों के दोनों ऐसे क्लोज होने लग जाते हैं ना, दोनों लाइंस, तो अल्टीमेटली ये लाइन जब ये पॉइंट इसकी तरफ अप्रोच करता है, ये पॉइंट इसकी तरफ अप्रोच करता है, तो दो लाइन ना बनकर सिर्फ एक लाइन बनती है जो बी पे टेंजेंट होती है, बी पे टेंजेंट होती है। और ये तभी हो सकता है जब ये चीजें हो, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। अब पता करने का तरीका क्या होता है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उसका तरीका तो एकदम देख के भी होता है। एक तो ये तरीका है ट्रेडिशनल, लेकिन एक तरीका है देख के। अगर एक नोच बन रही हो, एक शार्पनेस कहीं पर आ रही हो, तो हम कहते हैं कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे इस बारे में अगर हम डिस्कस करें, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है ना। और अगर आपने मेरे से पढ़ा हुआ है, मैं ग्राफ को मैंने अलग से डिस्कस किया था आपके साथ कि अगर ये x -1 है, x पे ट्रांसफॉर्मेशन, x में -1 हुआ, तो आप अपने ग्राफ को प्लस की तरफ शिफ्ट करो। अगर ये प्लस होता है, अपने ग्राफ को माइनस की तरफ शिफ्ट करना होता है। डिटेल में बताई रहती हैं चीजें। अगर ये माइनस है तो +1 की तरफ जाओ अपने ग्राफ को लेकर के, ऐसे करके। ये आपका ग्राफ है इस बारी में y इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 का। ये आराम से मैंने जब डिस्कशन किया है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वगैरह सब जगह डिस्कस किया है, ग्राफ कैसे कैसे बनता है डिटेल में। अभी समय नहीं है उतना। हेलो, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो इसमें ये x इज इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, ये x इज इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल है। कैसे पता चलता है? जहां शार्पनेस होती है वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता फंक्शन। तो मैं तुरंत ही बता दिया कि ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, और x इज इक्वल टू 0 और 1 पे नहीं है। अब ये देखो बोल भी रहे हैं आपको, तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही सही है देख के ही, जबकि उसका रीजन दे रहे हैं कि सपोज एफ बी डिफाइंड एंड कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल। वो कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती तभी हम कहते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं है। बात सही है, वो तो मैंने आपको तरीका बताया कि नहीं है। हम श्योर है ना कि डिफरेंशिएबल नहीं है ये दोनों, क्योंकि शार्प है। क्यों नहीं होंगे? उसका तरीका यही होगा कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, वही वो कहना चाह रहे हैं। अब इसमें डाउट बच्चे को ये है कि यहाँ C प्लस एच लिखा है, C प्लस एच लिखा हो, मैच बिल्कुल नहीं कर रहा, आपको ऐसा लग रहा होगा, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कर रहा है मैच, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, देखिएगा जरा, देखना, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h इज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव है। अगर ये 0 नेगेटिव है तो आपने अगर सॉल्व किया होगा 0 नेगेटिव का मतलब क्या होगा। हम ऐसा कुछ बोलते हैं कि 0 नेगेटिव का मतलब हम कुछ ऐसा कहते हैं, 0 नेगेटिव मतलब 0 माइनस समथिंग, लेट्स से दैट समथिंग इज h डैश। यानी कि अब जहां जहां h दिख रहा है वहां 0 माइनस समथिंग रखो, क्योंकि आपको याद होगा अगर मैं लिखता था लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इज टेंडिंग टू 5 नेगेटिव, तो मैं समझाता था कि जरूर x मतलब है 5 में से h गया। तो ऐसी h इज टेंडिंग टू 0 नहीं है, h इज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। दैट मींस व्हाट, h इज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव मतलब h इज इक्वल टू 0 माइनस समथिंग। तो समथिंग को थोड़ी देर के लिए h डैश कह देता हूं, तो अब इसकी शक्ल कैसी दिखने लग जाएगी, अब ऐसे दिखने लग जाएगा। अब मैं 0 की तरफ टेंड करूंगा अपने h डैश को, क्योंकि मैंने ये किया है। नहीं समझ रहे ना आप? जब आप ये देखो, चलो यार मैं समझा देता हूँ इस चीज को। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 5 नेगेटिव अगर हम लिखते थे ना ऐसे करके, और 5x लिखते थे, तो इसको सामने वाला ऐसे समझाता था। वो बोलता था कि x इज टेंडिंग टू 5 नेगेटिव, दैट मींस x इज इक्वल टू 5 माइनस समथिंग है, वेयर दिस h इज टेंडिंग टू 0। तो वो अगली लाइन में क्या बोलता था? अगली लाइन में वो आपके x को रिप्लेस करता था 5 माइनस h से, और बताता था कि h 0 को टेंड कर रहा है क्योंकि उसने h का फंक्शन बना दिया। सेम काम मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ। चक्कर ये है कि उन्होंने आपके साथ खेला है जानबूझ के h बोलकर, ठीक है। अदरवाइज अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि h इज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव मतलब h इज इक्वल टू 0 माइनस समथिंग, उस समथिंग को h डैश कह दे रहा हूं, वेयर दैट h डैश इज टेंडिंग टू 0, नॉट 0, जैसे वहां एग्जैक्ट काम कर रहा हूं। तो अब मेरे लिए क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ c प्लस h नहीं लिखूंगा, जैसे मैं वहां पे x को रिप्लेस कर रहा था वैसे मैं अब इसको h डैश का फंक्शन बनाने वाला हूं। h के प्लेस पे मैं माइनस h डालूंगा, ऐसा दिखेगा। h के प्लेस पे मैंने माइनस h डाला, h के प्लेस पे मैंने माइनस h डाला, अब माइनस h डैश डाला। तो अब ये माइनस h डैश 0 को टेंड कर रहा है, ये मैं समझा रहा हूं। माइनस h डैश 0 को टेंड कर रहा है, 0 या h डैश टेंड कर रहा है 0 को, एक ही बात। तो ये एक रिलेशन निकल गया। सेम गोज विद दिस, इसको चेक करो एक बारी के लिए। अगर ये 0 प्लस है तो इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि इस बारी में h इज इक्वल टू 0 प्लस समथिंग होगा, लेट दैट समथिंग इज h डैश। तो अब मैं कहना चाह रहा हूं f ऑफ c, h के प्लेस पे h डैश रखो इस बार, h के प्लेस पे h डैश रखो इस बार,
और ये एच डैश का फंक्शन बन गया, जैसे वो पूरा एच का बना था तो एच को देखा, एच डैश का बन गया तो एच डैश किसको टेंड कर रहा है, 0 को। तो आपको पता है ये वही चीज बन गई अभी, ये वाला राइट हैंड डेरिवेटिव बन गया। अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पा रहे होंगे कंपैरिजन से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने एक्सप्लेन किया, सिर्फ जिसको डाउट था उसको समझ में आया होगा, जिसको डाउट नहीं था उसको तो समझा आ भी नहीं सकता है टॉपिक, अभी नहीं आएगा ना बिना डाउट के। कोई डाउट मतलब कि सर ये कैसे हो गया, उसके लिए सही था। अगर आप टॉपिक ही समझने बैठो तो कैसे हो पाएगा, 5 मिनट में आप सीख लोगे क्या पूरा कंटिन्यूटी डेफिनेशन, नहीं सीख पाओगे ना यार, ठीक है, नहीं सीख पाओगे, उसका वो नहीं है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है और उसका सही रीजन है। जैसे ही है सेक एक्स की बात कर रहे हैं, सेक एक्स के ग्राफ के लिए देखो, सेक एक्स का ग्राफ क्या होता है, अगर आप थोड़ा जानते होंगे ना, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। ये ग्राफ किसका होता है, कॉस एक्स का ग्राफ होता है, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अगर कोई आपको बोले सेक एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो आपको शायद समझ में आता होगा कि y बराबर जो सेक एक्स होता है, दिस इज नथिंग बट द कॉसेक एक्स का रेसिप्रोकल होता है। इसको कैसे बनाते हैं ग्राफ को, रेसिप्रोकल को इसको यहीं से ऊपर कर दो ऐसे करके, पिंक वाला ग्राफ जो बना रहा हूँ, जहां जहां ग्राफ वैसे बनाओ, जैसे आप देखना मेरी बात समझना, इसको यहां से ऐसे नीचे कर दो, इसको यहां से ऐसे नीचे कर दो, ये डैश हो गए, डैश हो गए। सिर्फ ये जो पिंक कलर के आपको ग्राफ दिख रहे हैं यही आपका सेक एक्स का ग्राफ है, येलो को हटा देना, वो कॉस का था। अब इसको मैं थोड़ा बना के सिखा देता हूँ आपको, वो तो मैंने ऐसे रफली बताया, एक बार मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे ड्रॉ करना है इसको एग्जैक्टली। इसमें क्या चीज़ होती है, आप π/2 के इंटरवल्स लो, π/2, 3π/2, 5π/2 टाइप के लो। सेम गोज विद दिस, -π/2, -3π/2। एक हल्का सा सीख लो एक बारी के लिए, और आप होमवर्क में कॉसेक का बनाना, अभी मैं कॉसेक का बता रहा हूँ। देखो π/2 पर सेक डिफाइन नहीं होता, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0। अगर cos 90 0 है तो सेक डिफाइन होगा क्या, नहीं होगा। तो जितनी ये जगह यहाँ पे एसिम्पटोट्स बनेंगे, बेसिकली आप ऐसा समझो कि डॉटेड लाइंस बनाना जहाँ पे आप वैल्यू नहीं बता पाओगे। यहाँ कभी बोल्ड लाइन नहीं बन सकती, क्योंकि सेक अपनी वैल्यू देगा ही नहीं इन जगहों पर, सेक कभी अपनी वैल्यूज नहीं देगा इन जगहों पर, ये ध्यान रखना। ये ऐसा बनेगा। रही बात, आप जानते हो कि cos 0 1 होता है तो cos 0 1 होता है तो sec 0 कितना होगा, 1 ही होगा। यानी sec यानी x इज इक्वल टू 0 पे sec की वैल्यू 1 होगी, x इज इक्वल टू 0 पे sec की वैल्यू 1 होगी। जब x 0 होता है sec 1 होता है। उसके बाद इसका ग्राफ इस तरीके से जाएगा, इवन ये ऊपर को ऐसे, लेकिन टच नहीं होगा, ये डॉट डॉट इसके बगल से निकल लेंगे, डॉट डॉट इसके बगल से निकलेंगे, टच नहीं होगा, मेरे से हो गया अभी ऑल दो। सेम सब चीजें ऐसे ही होंगी अब एग्जैक्टली ऐसे करके। जो cos 0 पे 1 हो रहा है वो 0 के बाद नेक्स्ट कहां पर होगा, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे। और ये पॉइंट कौन सा होने वाला है, 0 के बाद नेक्स्ट होगा पाई पे तो -1 होगा ना, क्योंकि 0 पे जो होता है पाई पे उसका ऑपोजिट होता है। 0 पे अगर cos 1 होता है तो पाई पे कितना होगा, -1, तो सेक भी पाई पे -1 ही होगा। तो -1 वैल्यू कहाँ पर आ रही है, सेक पाई पे। पाई कहाँ होता है, 90 और 270 के बीच में, यहाँ कहीं पे 90, हाँ, तो यहाँ कहीं पे इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ऐसा करके आप समझ पा रहे होंगे शायद जो मैं दिखा रहा था। बस ये ऐसे ग्राफ बनते हुए चलेंगे, यहाँ पे इसके बीच में ऐसे करके। मुझे इतना कुछ समझाने से मतलब नहीं है, मैंने हल्का सा एक बहुत अच्छा आइडिया आपको दे दिया, मुझे तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना था। वो बोल रहा था कि इज नॉट 1 फंक्शन इट्स डोमेन, नॉट 1 नहीं होता, और फिर रीजन भी दे रहा है। अच्छा ये 1 क्यों नहीं होता, आप खुद देख सकते हो कि इधर से इधर डोमेन इसका कम से कम कितना है। अब कम से कम देखो, -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू तो रख सकते हो ना, इसके डोमेन में आप -π/2 से π/2 की वैल्यूज तो रख सकते हो ना, इंक्लूडिंग नहीं एक्सक्लूडिंग। इंक्लूड करोगे तो 0 हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। तो इसके बीच में आप खुद देखो अपनी आंखों से, इधर उधर मत देखो। ग्राफ तो मैंने आपको बहुत एक्स्ट्रा बात बता दी, आप खुद देखो इस एक्स पर जो वैल्यू मिल रही है आपको, क्या वही वैल्यू इस एक्स पर भी मिल रही है? क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 2 डिफरेंट एक्स के लिए सेम वाई मिल रहा है? क्या ये मिनिमम फंक्शन हो पा रहा है? क्या हो रहा है? बस इतना समझ में आना चाहिए। जैसे पैराबोला आता है वैसे ही कुछ, ये मैनिवन है। और ये फिर उसको एक्सप्लेन कर रहा है, द लाइन y इक्वल टू 2 मीट्स द ग्राफ द फंक्शन मोर देन 1 पॉइंट। ये बोला इसका लॉजिक ये हम दे सकते हैं कि y इक्वल टू 2, जैसे ये y इक्वल टू 1 का पॉइंट है, क्योंकि हमने बताया 0 पे 1, y इक्वल टू 2 विल बी समवट लाइक दिस। अब आप खुद देखो, ये से 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, वो समझाने ये चाह रहा है कि किसी एक x के लिए जो वैल्यू है इसकी, वही दूसरे x के लिए भी इसकी वैल्यू है, मैनिवन है। वो एक्सप्लेन कर रहा है इस बात को, बिल्कुल सही कर रहा है। आप शायद समझ गए होंगे, दोनों एक्सप्लेनेशन सही है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन ए तक ही करते हैं फिलहाल, ठीक है। तो आई थिंक स्टूडेंट समझ में आया होगा। काफ़ी जगह पे मैंने अच्छी चीज़ों को डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया, ताकि अच्छे से चीज़ें समझ में आए। और मेरा मोटिव ये रहता है कि कोई भी बच्चा, क्योंकि सैम्पल पर सॉल्यूशन बहुत जगह होते हैं, इवन मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको मार्किंग स्कीम तो दी ही है, उसके बावजूद टीचर की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि उन पर कुछ और आकर डिस्कशन कर सकें। मेरा कुछ नहीं किया, 1.5 घंटे लग गए मेरे,
बस हो गया, और थोड़ा बहुत थकान लगी बैठ जाऊंगा, थकान खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे क्या होगा कि एटलीस्ट जो मैं बोलना चाहता था, जो कन्वे करना चाहता था क्वेश्चंस के बीच में, जो इन बिटवीन द लाइन्स चीज़ें होती है, वो एटलीस्ट कवर हो गई। अगर आपको लगा कि ये इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था, आपको लगा कि सर सारे सेक्शन ऐसे करके कराओ, तो आप मुझे नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं तब जाकर ये काम कर पाऊंगा। ठीक है, अभी के डियर स्टूडेंट्स इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव अगर लाइक भी जरूर करना होता है, जरूर बताओ प्रिपरेशन कैसे चली। अगर आप चाहते हो सर किसी ना इंडिविजुअल चैप्टर को पकड़ो, आप सोचो, मुझे बस सिर्फ टाइम चाहिए, टाइम, मुझे भी ये चाहिए बस। मुझे कोई बोल दे कि भाई आप ना फ्री होके पढ़ाओ, अपने टाइम से पढ़ाओ, फिर देखो कैसे समझ में आती है चीज़ें। रिस्ट्रिक्शंस यही होते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी होता है। मुझे सोच करना चाहिए कि सर आप फुल टाइम और 10 दिन में आप मैथ्स करेंगे, आराम से आराम से एक दिन हम 5 घंटे क्लास आराम से अपने 6 घंटे क्लास में 10 घंटे तक पूरी मैथ्स करेंगे, पूरी मैथ्स हो जाएगी आराम से। और अंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसा नहीं सिर्फ पूरी क्रैश कोर्स नहीं समझ आएगा, लेकिन वो चाहिए, वो सॉल्व चाहिए, सॉल्व करने के लिए सॉल्व चाहिए, बाय।